हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग आई एम दी फेटेड विलन के पता नहीं कौन से एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन लास्ट एपिसोड के अंदर जेजिन ने रावेन को हाई क्लास हरी चाय कहा था। बिना किसी देरी के एपिसोड को हम लोग शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग उन लोगों को उस टॉम्ब के अंदर देखते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जियांग उन लोगों को सही सलामत उन लोगों के सीक्रेट ट्रेजर के अंदर ले आया था। वहीं पे वो मॉन्क उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तभी मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया था कि हम लोगों को यहाँ पे प्रिंसेस लाओशन का इंतजार करना चाहिए। हालांकि जियांग मना कर देता है, ये कहते हुए कि हम लोग यहाँ पे काफी अंदर तक आ चुके हैं, अगर वेट करेंगे तो शायद से बाहर वाले लोग भी अंदर आ सकते हैं। हम लोग पहले अंदर जाते हैं, जिसके बाद हम लोग प्रिंसेस लाओशन को बता देंगे, क्योंकि अगर वो लोग अंदर आ जाते हैं तो फिर सारा इल्जाम हमारे ऊपर आएगा और हमें ही नुकसान होगा। मॉन्क को जियांग की बात काफी ज्यादा सही लगती है, इसीलिए वो अंदर जाने लगता है। वहीं पे हमें पता चलता है जियांग तो गोचंग से घबरा रहा था, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि ये यहाँ पे है तो गोचंग इसे डायरेक्ट मार ही देगा। हालांकि वो बोट जियांग से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमें इनकी लेगेसी मिल जाती है तो फिर हम लोग बिल्कुल सही सलामत रहेंगे। फिर हम लोग गोचंग ग्रुप को देखते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि गॉडली इल्यूजन क्लैन का पैलेस नीचे की तरफ खुलने लगा है। तो फिर जियांग गोचंग और बाकी लोगों से कहती है कि हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, क्यों ना हम लोग अंदर जाए, नहीं तो सारा सामान पहले ही चुरा लिया जाएगा। लेकिन गोचंग आगे से मना कर देता है, कहते हुए कि कौन अंदर जाता है किसी को फर्क नहीं पड़ता। और मिंग को भी पता था कि जो लोग पहले अंदर गए थे उन लोगों को काफी ज्यादा सफरिंग का सामना करना पड़ा था। लेकिन जियान इस चीज को लुटेरे के बारे में समझ लेती है, ये कहते हुए कि अच्छा हम लोग यहाँ पे इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ से सब कुछ लूट के लाएंगे तो हम लोग उन्हें लूट लेंगे। जिसपे गोचंग और मिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि कैसे बातें कर रहे हो, हम लोग एकदम ऑर्डिनरी लोग हैं, साला सच्चाई हमारी जबान से टपकती है, तुम हमें लूटने के बारे में बात कर रहे हो, जबकि यही दोनों सबसे बड़े लुटेरे हैं। जिसपे जियान हैरान होकर कहती है कि मुझे क्यों दोषी बनाया जा रहा है, सबसे अच्छी बच्ची तो मैं ही हूँ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर अजीब से मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, जो कि टॉम्ब गार्ड थे, यानी कि कब्र के रखवाले, और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, इसीलिए वो काफी आसानी के साथ उन सभी कल्टिवेटर्स को भाई चीर फाड़ दे रहे थे। उन्हीं में से एक मॉन्स्टर एक लड़की के ऊपर अटैक करने वाला था, तो फिर वहाँ पे मुखौटे वाला आ जाता है, जो कि उसे पकड़ के सीधा नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि कमजोर को क्यों मार रहे हो, मुझसे लड़ाई करो। और अब जाके हमें इसका नाम पता चलता है, जो कि होता है जुनियाओ। खैर जिस लड़की को अभी जुनियाओ ने बचाया था, तभी उसके ऊपर एक दूसरा मॉन्स्टर अटैक करता है और उसकी भी मुंडी फाड़ देता है। जिसके बाद वो लोग इसी तरीके से मॉन्स्टर्स को हराते रहते हैं, क्योंकि ये इन्फिनाइट थे। अब इसके बाद हम लोग कब्र के अंदर का सीन देखते हैं। तो ये लोग यहाँ पे आ चुके थे, जहाँ पे लूसेन अपनी ग्रैनी से पूछती है कि मेन लोकेशन कहाँ पे है। तो ग्रैनी आगे से बताती है कि जियांग अंदर जा चुका है और उसे कुछ पता चला है, हम लोगों को भी जल्दी से अंदर चलना चाहिए। वहीं पे लूसेन से हमें पता चलता है कि उसने इस पूरे ही टॉम्ब को एक बीस्ट टोकन की मदद से बांध के रखा हुआ है, यानी कि जो बीस्ट निकल रहे हैं वो इसी टोकन की वजह से हैं। लेकिन लूसेन को पता था कि काफी जल्दी है यहाँ पे कौशी सुप्रीम रियलम के मास्टर भी आ जाएंगे, जो कि आसानी के साथ उनके इस टोकन को तोड़ के अंदर घुसाएंगे। इसीलिए वो लोग जल्दी से अंदर घुसते हैं और टाइम का फायदा उठाने लगते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और मास्टर को देखते हैं, जो कि शायद से ज्यादा पावरफुल था और ये अब एक्शन लेने वाला था उन बीस्टों के खिलाफ में। इसलिए मिंग गोचिंग से कहती है कि अगर हम लोग इनके भरोसे रहेंगे तो फिर हमें काफी ज्यादा लेट होगा, हमें ही आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। गोचिंग आगे से कहता है जो हुकुम मलिका। वहीं पे मिंग गोचिंग से चिपकी हुई है, बस यही है मेरा सजना कहते हुए। अब इसके बाद गोचिंग जियान को साइड में करते हुए कहता है कि कमजोर लोग पीछे ही रहें, उनकी जरूरत नहीं है। जिसमें मिंग आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे क्यों कमजोर समझ रहे हो। अब इसके बाद जियांग को छोड़ के वो चारों लोग सीधा नीचे की तरफ जाते हैं, जहाँ पे गोचंग सबसे पहले अपनी शॉट को बाहर निकालता है और उन सभी बीस्टों को एक एक करके मारने लगता है। वहीं पे मिंग अपनी लोटस पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करती है और काफी सारे बीस्टों को मार देती है। अब इसी बीच जब वो लोग लड़ाई कर रहे थे तो फिर हम लोग एक बंदे को देखते हैं, जो कि साइड में ये सब कुछ देख रहा था और वो मन के अंदर सोचता है कि सब कुछ ठीक है, बस मेरे साथ उलझने की कोशिश न करना। ये अननोन कैरेक्टर है, शायद से आगे की स्टोरी के लिए। अब हम लोग मिंग और गोचंग को देखते हैं, जहाँ पे गोचंग अपनी शॉट की मदद से आने वाले सभी बीस्टों को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पे जीजी अपने हेवनली थंडर लॉ का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उन बीस्टों के ऊपर बिजली गिराती है और उन सभी को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देती है, और साथ ही में बिजली का एक घर बना के उन सभी बीस्टों के ऊपर एक एक करके गिराते हुए उन सभी की कब्र वहीं पे बना देती है। और इतना काफी नहीं था कि वो दोनों खाइयों के बीच में एक बैरियर सा बना देती है और जो भी बीस्ट उससे टकराते हैं जल के मारे जाते हैं। जिसके बाद गोचंग की शॉट ऊपर से आती है और वो डायरेक्ट सीधा उस मेंशन के अंदर घुसती है और वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है। इसी के साथ टोकन डिस्ट्रॉय हो जाता है और बची कुछ कसर चूचू पूरी कर देती है, जो कि अपनी सील के पूरा जोर लगाते हुए डायरेक्ट उस मेंशन के ऊपर गिराती है, जिससे वहाँ पे धकड़ा धमाका होता है और मेंशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके के साथ टोकन भी डिस्ट्रॉय होता है और जो भी बीस्ट वहाँ पे थे वो सभी लोग भी गायब हो जाते हैं। वहीं हम लोग कुछ एल्डर्स या फिर सीनियर्स को भी देखते हैं और उनमें से ये वाला बंदा जो कि चमक रहा है वो यही सोचता है कि इमॉर्टल एकेडमी के जितने भी डिसिपल हैं काफी सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, अगर मैं इनमें से भी एक को पकड़ लूं और उन्हें रिफाइन करके
पिल बना लूं तो मेरा काफी ज्यादा फायदा होगा। अब इन लोगों ने पूरा रास्ता साफ कर दिया था तो सभी लोग सीधा जाके उस गुफा के अंदर घुसने लगते हैं। वहीं पे रावेन अपने मन के अंदर यही सोचती है कि गुचेंग और उसके साथ ही काफी ज्यादा शक्तिशाली है, क्या मैं उनके खिलाफ उनके साथ खड़े भी हो पाऊंगी। उसके साथ ही उससे कहती है कि इतना उदास ना हो, अगर हमें उस कबाड़ में से किसी का कचड़ा भी मिल गया तो भी वो फॉर्चून ही होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग भी उस गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पे कई सारे अलग अलग रास्ते बने हुए थे। गुचेंग उनसे कहता है कि ये जगह पूरी तरीके से खतरों से भरी हुई है, इसीलिए ग्रुप के अंदर जाने से सिर्फ उन्हें नुकसान ही होगा। मिंग इस बात को समझ जाती है कि गुचेंग अकेला जाना चाहता है कुछ कांड करने के लिए। शी इज वाइफ मटेरियल, समझती है पतिदेव को क्या चाहिए, इसीलिए वो बाकी लोगों से कहती है कि हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, जिससे जितने भी ट्रेजर होंगे वो उन लोगों को अलग अलग ही मिलेंगे और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। जियान मन के अंदर सोचती है कि गुचेंग के साथ जाने से अच्छा तो यही है कि मैं अकेले चली जाऊं, नहीं तो वो सारे मेरे ट्रेजर लूट लेगा। फिनिक्स लेडी और जियान आगे से कहते हैं कि हम दोनों एक साथ जाएंगे। वहीं पे चूचो और जीजी दोनों ही गुचेंग के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मिंग उन्हें पहले ही रोक देती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगे। तो जीजी चूचो को सीधा मिंग के साथ चिपका देती है, ये कहते हुए कि तुम इसके साथ जाओ, वैसे भी फ्यूचर में तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा, राइवल जो है तुम्हारी। जिससे चूचो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो मिंग के साथ पंगा नहीं लेना चाहती है। लिस्ट के अंदर पोस्ट ज्यादा हाई है भाई मिंग की। वहीं पे मिंग को एक झटके के अंदर पता चल जाता है कि जीजिन गुचेंग की तरह ही काफी ज्यादा चालाक है, इसे बाटली में उतारना मुश्किल होने वाला है। खैर इसके बाद चूचो और मिंग दोनों एक साथ नहीं जाती हैं और अलग अलग चली जाती हैं। तो फिर जीजिन गुचेंग से कहती है कि काफी शर्मीली है तुम्हारी सेकंड वाइफ। अब इसके बाद हम लोग मिन टॉम्ब को देखते हैं जहाँ पे जियांग और प्रिंसेस दोनों ही आ चुके थे। वो मोंग प्रिंसेस को बताता है कि हम लोगों ने यहाँ पे आपकी लेगेसी को ढूंढ लिया है, लेकिन जियांग आगे से बताता है कि इसे एक प्रोटेक्टेड अरे के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है और इसे क्रैक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लूसेन आगे से खुश होकर कहती है कि तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, ये हमारे इंसेक्टर की लेगेसी है। वहीं पे लूसेन का छोटा भाई अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर उसे ये लेगेसी हाथों हाथ मिल जाती है तो फिर वो काफी ज्यादा शक्तिशाली रियलम पे पहुंच सकता है, जिसके बाद वो आसानी के साथ गुचेंग जैसे लूजर का थोबड़ा स्मैश कर सकता है। ब्रो डोंट एवर ट्राई दिस एट होम। अब इसके बाद हम लोग गुचेंग और जीजिन को एक साथ देखते हैं जहाँ पे वो गुचेंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो गुचेंग उसे साफ कर देता है कि अपनी मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन जीजिन आगे से कहती है कि बाकियों के सामने तो ठीक है लेकिन प्राइवेट में हम दोनों भाई हैं भाई। इसने सच में बोला वी आर ब्रदर्स। अकेले में जीजिन गुचेंग से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है लेकिन गुचेंग उसे साफ मना कर देता है, लेकिन वो आगे से कहती है कि मैंने अभी तक तुम्हारे डिकार्नेशन मॉडल 1 होने के बारे में नहीं पूछा है। तो गुचेंग उसे कहता है कि फिर भी नहीं। तो जीजिन उसे कहती है कि तुम अब मुझे भाई बिल्कुल भी मजेदार नहीं लग रहे हो, तुम मुझे अब विलन होने के लिए फोर्स प्ले कर रहे हो। जिसके बाद वो अपने पास से एक टोकन बाहर निकालती है और ये टोकन गुचेंग ने ही उसे दिया था, ये कहते हुए कि ये जब भी तुम दिखाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भागता चला आऊंगा। जिसपे गुचेंग आगे से कहता है कि ये क्यों निकाला भाई, क्या जॉन विक बना के दूसरों का कत्ल करवाओगी मुझसे। जीजिन उसे कहती है कि मैं परेशान नहीं करूंगी, बस एक सिंपल सा सवाल पूछूंगी, मुझे ये बताओ मुझ में और चूचू में से सुंदर कौन है सबसे ज्यादा। गुचेंग मन के अंदर सोचता है कि ये कैसा वाहियात सवाल है भाई, इसीलिए गुचेंग बीच का रास्ता निकालता है और आगे से कहता है कि तुम और चूचू दोनों ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड और कमाल के हैं, मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद न रखना कि मैं तुम दोनों को कंपेयर भी कर सकता हूँ। मेरे नजरिए के दौरान तुम दोनों ही बहुत ज्यादा इस दुनिया के लिए रेयर ट्रेजर्स में से एक हो, तुम दोनों ही एक बराबर हो और एक कीमती हो। इस पे जीजिन आगे से पूछती है कहीं तुम हम दोनों के साथ थ्रीसम तो नहीं करना चाहते। गुचेंग आगे से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या पूछा है। तो जीजिन मन के अंदर सोचती है कि ये फिर भी अभी भी दिखावा कर रहा है। जिसके बाद वो उसे पूछती है तुम्हें यकीन है ना कि तुमने सही रास्ता चूज किया है। कारिंग टेक राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए। अब इसके बाद हम लोग उसी चेंबर को देखते हैं जहाँ पे जियांग उस अरे को क्रैक करने की कोशिश कर रहा था और तभी उनके गार्ड सीधा अंदर आके घुसते हैं। लूसेन को समझ में नहीं आता है कि घंटा इन लोगों ने इतनी जल्दी मुझे ढूंढ कैसे लिया। वहीं पे ग्रैनी आगे से कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही लोग हैं, इन्होंने पक्का ग्रुप बना लिया होगा हमें ढूंढने के लिए। लूसेन के और भी पसीने छूटने लगते हैं ये सोचते हुए कि उनमें से एक तो सुप्रीम बीइंग है, हम उसका सामना कैसे करेंगे। और ये बंदा वही था जो कि अभी गुचेंग के साथियों में से किसी को पिल बनाने के बारे में सोच रहा था। और वो लूसेन से कहता है कि मुलाकात अच्छी हुई है प्रिंसेस, हम लोग यहाँ पे आपके गॉडली इल्यूजन क्लैन को फॉलो करते हुए आए हैं। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि हर कोई अलग अलग हो जाओ और इकट्ठे इन लोगों के ऊपर अटैक करो। इसके बाद लूसेन पीछे मुड़ के जियांग से कहती है कि जल्दी करो, अगर मुझे लेगेसी नहीं मिली तो फिर तुम्हें जिंदगी नहीं मिलेगी। वह जियांग मन के अंदर सोचता है कमीनी कहीं की इतनी जल्दी मन बदल लिया, लेकिन बोट उसे कहता है ध्यान लगा
भाई ये खत्म ही होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गॉडली इल्यूजन क्लैन के बीच में और उन ग्रुप के बीच में लड़ाई होने लगती है। अब उनकी लड़ाई बस इतनी से समझ लो कि ग्रुप काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था क्लैन के ऊपर, और उसी टाइम पे जियांग उस आरे को अनलॉक भी कर देता है, यानी कि लेगेसी अब हाथों में लगने ही वाली थी कि उसी टाइम पे एक ग्रुप की लड़की सीधा लूशन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती है। हालांकि लूशन उसे साइड में झुक के आसानी के साथ डॉज कर लेती है और उससे कहती है ये मजाल, जिसके बाद वो अपने पास से एक तलिस्मा फेंक के मारती है, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है। जिसके बाद वो लेगेसी लेने के लिए जाने ही वाली थी कि उसी टाइम पे उसका छोटा भाई उससे टकरा जाता है, जिससे वो दोनों ही साइड में चले जाते हैं। वहीं पे एक बंदा था जिसने उसके छोटे भाई को सीधा लूसन के ऊपर फेंक के मारा था और इसके 8 आर्म थे, और वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को ये लेगेसी आज तो नहीं मिलने वाली है। जिसके बाद वो स्काई किंग गैंग हुआन से कहता है कि जल्दी से जाइए और ट्रेजर ले लीजिए। वहीं पे प्रिंसेस लाउसन अपने मन के अंदर सोचती है कि अब उसे उस पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उसे इंसेक्टर ने दिया था। लेकिन उसी टाइम पे उन ग्रुप में से एक बंदा डायरेक्ट उड़ते हुए 8 आर्म की तरफ आता है, लेकिन वो अपने एक हाथ की मदद से उसे साइड में फेंक देता है और हमें पता चलता है कि ये कांड गुचेंग ने किया था। वहीं पे गुचेंग उन लोगों से कहता है यो तुम लोग तो फाइट कर रहे हो, मुझे देख के मजा आया, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे वो ट्रेजर चाहिए, वो जल्दी से ट्रेजर मेरे हवाले कर दो और तुम लोग गिव अप कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो सभी लोग गुचेंग को देख के हैरान तो हो ही जाते हैं क्योंकि वो एक मॉर्टल वन है और ऊपर से उनके साथ जीजिन भी है जो कि मॉर्टल पैलेस की ही एक सेंटनेस है। प्रिंसेस लूसन अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बड़वा यहाँ पे कैसे आ गया। ग्रैनी आगे से कहती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। वहीं पे जियांग की सांसें अटकने लगती है और उसे यकीन हो जाता है कि गुचेंग ने उसके ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है। हालांकि बोर्ड उसे कहती है कि चिंता न करो, उसने यहाँ पे हर किसी को अपना दुश्मन बना ही लिया है, हमारे जिंदा रहने के 99% चांस हैं। वहीं पे 8 आर्म गुचेंग से कहता है कि तुम्हारा इसे क्या मतलब है बेवकूफ कहीं के। वहीं पे रिफाइन करने वाला बंदा आगे से कहता है कि गुचेंग क्यों ना हम लोग आइटम को एक साथ ही एकदम इक्वली बांट ले, वैसे भी तुम हम सभी का सामना एक साथ थोड़ी ना कर सकते हो, तुम थोड़ा सा लालची हो रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सभी लोगों का एक साथ सामना कर सकते हो, कहीं आखिर में तुम्हें कुछ भी ना मिले। गुचेंग आगे से कहता है कि चिंता काहे करते हो बे, मेरी नजरें खाली उस क्रिस्टल के ऊपर हैं, तुम चाहो तो तुम जा सकते है, हमका कोनो दिक्कत नहीं है क्योंकि वैसे भी हमका खून बहाना पसंद नहीं है। जिसके बाद वो रिकार्नेशन की पावर को एक्टिवेट करता है। वहीं पे पिल वाला बंदा तेजी के साथ गुचेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम घमंडी कहीं के, हम लोगों को गॉडली इल्यूजन क्लैन के एल्डर की तरह मत समझना। जिसके बाद वो डायरेक्ट गुचेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गुचेंग वहाँ पे रिकार्नेशन की पावर का इस्तेमाल करता है और उसके 4-5 टुकड़े करते हुए पार निकल जाता है और उससे कहता है कि मेरे लिए तुम दोनों के अंदर कोई भी अंतर नहीं हो, दोनों ही चींटी के समान हो। जिससे उस एल्डर के भी पसीने छूट जाते हैं कि गुचेंग ने उसके ऊपर अटैक कैसे कर दिया। उसी टाइम पे एक और बंदा साइड से गुचेंग के ऊपर स्पिरिचुअल पंच से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गुचेंग वहाँ पे व्हाइट टाइगर एंड गुआंग जिन की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही स्लैश मारता है और एक बार में कई सारे डिसाइपल यानी ग्रुप वाले डिसाइपल्स को वहीं पे मार देता है। वहीं पे ग्रैनी आगे से कहती है कि अगर यहाँ पे अरे ना होते तो फिर उस सॉर्ड ने उस पूरे पैलेस के 2 टुकड़े कर दिए होते। लूसन आगे से कहती है कि ये इतनी आसानी के साथ इन लोगों को एक सुअर की तरह कैसे मार सकता है, क्या ये सच में एक कौशी सुप्रीम रियलम पे है। वहीं पे छोटे भाई का सपना ही रह गया था बदला लेने का। वहीं पे जियांग की अब दुब होने लगती है और वो आगे से कहता है कि एक ग्रेट सेक्ट के लीडर को भी इसने इतनी आसानी के साथ मार दिया। बट उससे कहता है कि देखो मैं यहाँ पे अरे का इस्तेमाल करूंगा जिससे ये पैलेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगेगा, तभी तुम इसका फायदा उठाना और तुरंत एक सीक्रेट पैसेज से भाग निकलना। मॉन्क तो साला पहले ही भाग चुका है। वहीं पे जिजिन मन के अंदर सोचती है क्या ठरकी है, मैं अपनी करंट ताकत के साथ सिर्फ एक सेक्ट मास्टर के साथ ही निपट सकती हूँ अगर मैं अपने सभी ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल करूँ। ऐसा लगता है कि ट्रेवलर के तौर पे मैं ही यहाँ पे सबसे बड़ा फेलियर हूँ, लेकिन गुचेंग को देख के ऐसा लगता है कि वो मुझसे बड़ा भी ट्रेवलर है, लेकिन वो बाद में कहती है कि नहीं यही है असली फेटेड विलन। अब इसके बाद जिजिन गुचेंग को बताती है कि 8 आर्म भाग रहा है। गुचेंग आगे से कहता है कि नहीं भाग पाएगा, जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करता है और सस्ते 4 आर्म को पकड़ लेता है। 8 आर्म आगे से कहता है कि मुझे ट्रेजर नहीं चाहिए भाई, मुझे जाने दे। गुचेंग आगे से कहता है कि मौका तो दिया था ना, नहीं लिया तो मेरी क्या गलती है। जिसके बाद वो 8 आर्म को इतनी जोर से क्रश करता है कि वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और उसके ब्लास्ट होने की वजह से शॉक वेव निकलती है। वहीं पे ग्रैनी लूसन से कहती है कि हमें लेगेसी नहीं चाहिए और निकल लेना चाहिए, लेकिन लूसन अभी भी हार नहीं मानी थी, उसे लेगेसी किसी भी कीमत पे चाहिए थी। उसने कई सालों तक इंतजार किया है, अगर उसे लेगेसी नहीं मिली तो वो खुश नहीं होगी। गुचेंग उससे कहता है कि अब मीम साहब आपकी बारी है। हालांकि प्रिंसेस लूसन गुचेंग से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन सभी लोगों को मार दोगे तो फिर मैं डर के मारे कांपने लगूंगी। मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम किस चीज से अब गुजरने वाले हो। तो गुचेंग उसकी कुंडली खोल के उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम एक छोटे से पेपर के जरिए मुझे हरा सकती हो जिसके अंदर एक सुप्रीम बीइंग की पूरी पावर भरी हुई है, और इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। गुचेंग यहाँ पे कहना चाहता है कि उसने इन लोगों को थोड़ी ना मारा है, इन लोगों को तो गुचेंग ने थोड़ी ना मारा है, इन्हें तो गॉडली
इल्यूजन क्लैन वालों ने मारा है और इन लोगों के पीछे की जो फोर्स है वो बदला लेने के लिए पक्का गॉडली इल्यूजन क्लैन के पीछे तो आएगी ही आएगी, मैंने थोड़ी ना इनके साथ कुछ किया है। इस पे प्रिंसेस लूसन गुजिंग से कहती है कि तुम बहुत बड़े कमीने हो, मुझे लगा था कि जैसे रूमर्स तुम्हारे बारे में है कि तुम बहुत ज्यादा महान हो, काइंड हो, दयालु हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सब कुछ झूठ है। अब मैंने देख ही लिया है कि तुम कैसे इन 4 सेक्ट मास्टर्स को बेदर्दी के साथ मार दिए हो। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ इसी तरीके से अनएक्सपोज्ड रहेगा? ये बात जीजिन को थोड़ा सा हैरान करती है और वो आगे से नमक छिड़कते हुए कहती है कि प्रिंसेस लूसन आप कैसी बातें कर रही हैं? इन सभी लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद आप इन सभी चीजों का इल्जाम गुजिंग के ऊपर लगाने वाली है, ये बात तो सरासर झूठ है। जिससे इन दोनों के पसीने छूट जाते हैं ये सोचते हुए कि साला सरकार ही करप्ट है, डेवलपमेंट का घंटा होगा। इसके बाद जीजिन और गुजिंग दोनों एक जैसा पोज और फेस बनाते हुए उससे कहते हैं चूज योर पिल। इस पे प्रिंसेस लूसन आगे से तड़कते भड़कते हुए कहती है कि साला तुम लोग ही एक साथ मिले हुए मॉर्टल पैलेस किसी भी तरीके से एक राइटियस प्लेस नहीं है, मैं तुम लोगों से मरते दम तक लड़ाई करूंगी। हालांकि गुजिंग उसी टाइम पे वहाँ पे अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। तुम्हें याद होगा कि ये कुछ टाइम के लिए टाइम को रोक सकता है, तो गुजिंग उसी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और लाओसन के तलिस्मा इस्तेमाल करने से पहले ही वो तलिस्मा छीन के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे कहता है कि अब क्या करोगे भाई, तुम्हारे पास तो कोई ट्रम्प कार्ड भी नहीं बचा। जिसके बाद वो लूसन को गले से पकड़ता है और उसे उठा लेता है। इसके बाद गुजिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ लूसन की स्पिरिचुअल एनर्जी को सप्रेस करने लगता है। लूसन उसे कहती है क्या तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो? अगर मैं यहाँ पे मारी जाती हूँ तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इस पे गुजिंग आगे से हंसते हुए कहता है कि बुद्धि तुम्हारी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ और दूसरी बात ये कि तुम यहाँ पे लेगेसी लेने के लिए आई थी। अदर सेक्ट मास्टर एक साथ मिल गए ट्रेजर को चुराने के लिए और उन सभी लोगों ने मिलकर तुम्हें यहाँ पे मार दिया और यही घटना तुम्हारे साथ हुई है। उसी टाइम पे ग्रैनी गुजिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहती हैं कि प्रिंसेस को छोड़ दो, तो गुजिंग उसके ऊपर प्रिंसेस फेंक के मारता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी प्रिंसेस। और गुजिंग ने जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रिंसेस के अंदर डाली थी वो काफी ज्यादा उछल फुथल कर रही थी, तो प्रिंसेस को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसके बाद उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। मरती नहीं है लेकिन ब्लास्ट कर जाती है। इसे जीजिन को पता चल जाता है कि गुजिंग बेरहम है, उसे किसी के ऊपर दया नहीं आती है और उसे ऐसा लगा था कि वो सच में प्रिंसेस लूसन को अपनी मीट बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसके बाद हम छोटे भाई को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रिंसेस पहले ही मारी जा चुकी है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से भागने वाला था तो फिर उसकी बॉडी एक झटके के अंदर वहाँ पे धूल बन के गायब हो जाती है और ये वाला कांड गुजिंग ने नहीं किया था। और हम देखते हैं कि जब वो धूल बन के गायब हो रहा था तो फिर उसकी जो भी एनर्जी थी वो इकट्ठा हो जाती है और वहाँ पे एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर बदल जाती है, जिसको प्रिंसेस कंट्रोल कर रही थी। और वो गुजिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि अब तुम मरोगे। गुजिंग उससे कहता है कि ये तरकीब अच्छी है, मैं अगली बार ट्राई करूंगा बलि का बकरा बनाने की। लेकिन वो स्पिरिचुअल बॉडी जैसे ही गुजिंग के ऊपर अटैक करने वाली थी तो गुजिंग वहाँ से टेलीपोर्ट होके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि इसके पास कौसी एम्परर का इंटेंट है। ऐसा लगता है कि प्रिंसेस के पास कई सारे इल्यूजन कार्ड हैं जिनका वो इस्तेमाल लड़ाई के अंदर कर सकती है, लेकिन ये काफी दुख की बात है कि मेरे पास जादुई चीजें हैं। जिसके बाद वो अपने पास से एक एम्परर का आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है जिसके अंदर से बिजली निकल रही थी। जिसी के साथ वो स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर एक तगड़ा ब्लो मारता है तो बॉडी 3-4 हाथ पीछे खिसक जाती है। प्रिंसेस उससे कहती है क्या तुम मुझे सच में मारना चाहते हो? इस पे गुजिंग आगे से कहता है कि अगर तुम मेरी मेड बन जाओ तो मैं शायद इस बात को भुला दूं। लूसन गुजिंग से पूछता है कि इसकी क्या मतलब है, तो गुजिंग आगे से कहता है कि तुम्हें इतनी समझ है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहीं हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि मन के अंदर सोचता है कि जब तक प्रिंसेस लूसन यहाँ पे निपट रही है तब तक हमें खिसक लेना चाहिए। उसी टाइम पे साइड से मोंग बाहर निकलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे इंतजार करना चाहिए, तो जियांग उससे कहता है कि साले अब तक तुम कहाँ पे थे, तुम तो साला छुपने में मुझसे भी बेहतर हो। जिसके बाद वो दोनों ही सीक्रेट रास्ते से वहाँ से निकल जाते हैं। वह बेजिन गुजिंग से कहती है भैया ये पैलेस गिर रहा है, तो गुजिंग उसे कहता है कि तुम चले जाओ, मैं यहाँ पे अकेले इन सभी चीजों को संभालूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वो तुरंत वहाँ से भाग भी जाती है ये कहते हुए कि तुम ठीक ही ठाक रहोगे, मैं तुमसे बाहर मिलूंगी। गुजिंग मन के अंदर सोचता है कि साला ये तो मुझसे ज्यादा कमीनी है, चली भी गई। वह भी हम लोग ग्रैनी को देखते हैं जो कि प्रिंसेस से कहती है कि हमें भी यहाँ पे चलना चाहिए। लूसन उसे पूछती है कि तुम अपनी ब्लड का इस्तेमाल क्यों कर रही हो, तो वो आगे से बताती है कि मुझे आपको यहाँ से सही सलामत बाहर ही निकालना है। जिसके बाद वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं ब्लड सेक्रीफाइस करते हुए। हालांकि लूसन का खून तो उबल रहा था, लेकिन गुजिंग उसे कहता है कि तेज हो बचने के मामले में। जिसके बाद वो सीधा लेगेसी की तरफ आगे बढ़ता है जो कि एक क्रिस्टल बॉल था। हालांकि वो लेगेसी गुजिंग को मना कर देती है और उसका हाथ जलने लगता है। गुजिंग उससे कहता है कि तुम मुझे मना कर रहे हो, क्या ये चीज सिर्फ गॉडली इल्यूजन क्लैन के डिसेंडेंट्स के लिए ही है? जिसके बाद वो अपनी इवल स्मेल करते हुए कहता है लेकिन बेटा तुम्हारे अंदर ज्यादा गुर्दा नहीं है, मैं निकाल लूंगा बाहर क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और तुम्हारे पास कोई भी चॉइस
फोर्स नहीं है। तो वो बेचारा क्रिस्टल बॉल ही आगे से घबरा जाता है, ये सोचते हुए कि किसका पाला पड़ गया मेरा। अब इसके बाद वो पूरा पैलेस वहाँ पे कोलैप्स करने लगता है और सभी लोग वहाँ से बाहर निकल रहे थे। उसी टाइम पे 2-3 लोग बाहर निकलते हैं। तो उनमें से पहला तो जुन याओ था, जो कि अपने साथ कुछ लोगों को भी लेके आया हुआ था। तो फिनिक्स लेडी उसे बताती है कि गोचेंग अभी तक बाहर नहीं निकला है। तो जुन याओ आगे से कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत भी नहीं है। और दूसरी बाहर निकलने वाली जीजिन थी, जो बाहर निकल के कहती है कि मेरी तो सांसें अटक गई थी। चोचो उसे पूछती है कि गोचेंग कहाँ पे है, और मिंग उसे पूछती है कि तुम दोनों तो साथ में गए थे ना। जिसपे जीजिन आगे से झूठ कहती है कि मैं तो उसके साथ गई ही नहीं, जैसे ही पैलेस कोलैप्स हुआ तो मैं तुरंत बाहर निकल आई। जिसपे वो तीनों उसे कहती है तुम तो बड़ी सत्यवादी हो भाई, साला लाई डिटेक्टर शर्मा जाए। जिसपे जीजिन आगे से फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए कहती है कि जब भी बड़ा डिजास्टर आता है तो हम सभी लोग बच के भाग निकलते हैं, और इसके अलावा वो काफी ज्यादा हरामी किस्म का बंदा है, तो वो आखिरी एपिसोड तक तो मरने वाला नहीं है। इसके बाद जीजिन चोचो से कहती है कि तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, तुम्हें मेरी चिंता नहीं हो रही थी। ये मत भूलना कि तुम प्यार के अंदर हो तो फिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है। चोचो उसे कहती है ठीक ठाक तो हो, एक खरोच भी नहीं आई, चिंता किस बात की दिखाऊं। खैर अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ पे 4 सेक्ट मास्टर थे जिनको गोचेंग ने मार दिया था, उन सभी के एक एक करके टोकन टूटने लगते हैं, और उनके जो भी साथी थे वो आगे से कहते हैं कैसे हो सकता है ये, वो सभी तो सुप्रीम रियलम पे थे। वहीं पे एक लड़की थी जिसकी आंखें दिखाई जाती हैं और उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ पे टोंगटियन इंसेक्टर के अलावा कोई भी नहीं था, और उसे कुछ समझ में आता है। अब इसके बाद ये सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सभी चीजें एक ट्राइब थी, जो कि गॉडली इल्यूजन क्लैन वालों ने उन लोगों के खिलाफ बिछा के रखा हुआ था, क्योंकि वो लोग शुरुआत से ही उन्हें अपना एनिमी समझ रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने उनके मास्टर्स को मार दिया होगा। अब इसी बीच वहाँ से गोचेंग बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर आता है तो वो नौटंकी कर रहा था घायल होने की। सभी लोग कहते हैं कि ये तो गो फैमिली के यंग मास्टर हैं, ये तो काफी ज्यादा घायल हैं। वहीं पे कुछ लोग निराश भी थे कि गोचेंग वहाँ पे मरा नहीं, क्योंकि अगर वो मर जाता तो इन लोगों को अपना नाम बनाने का भी मौका मिल जाता, जो गोचेंग के होते हुए कभी भी नहीं हो सकता है। मिंग जल्दी से आगे बढ़ती है और झूठा मूठा खून साफ करते हुए कहती है तुम ठीक तो हो। गोचेंग आगे से कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस ज्यादा ठीक नहीं हूँ। वहीं पे जियान भी आगे बढ़ती है और वो गोचेंग से पूछती है कि ट्रेजर तो ठीक है ना, तुम मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेजर सलामत होने चाहिए। गोचेंग मन के अंदर सोचता है कि ये किसी दिन मुझे ट्रेजर्स के खातिर बेच भी देगी। वहीं पे जीजिन जोजो से कहती है कि तुम्हें भी जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन जोजो मना कर देती है। उसी टाइम पे जो लोग अंदर मारे गए थे उन सभी के बाकी लोग वहाँ पे आते हैं और वो गोचेंग से पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ था, अचानक से वो पूरा महल ढह कैसे गया, कहीं इन सभी चीजों के पीछे गॉडली इल्यूजन क्लैन वाले तो नहीं है, क्या वो भी लोग वहाँ पे मारे गए हैं। इस पे गोचेंग वहाँ पे घुमा फिरा पे बातें ये कहता है कि उन लोगों ने गॉडली इल्यूजन क्लैन को हल्के में ले लिया, ये उनके इंसेक्टर की टॉम्ब है, इसलिए यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो लोग ही शायद इसके पीछे हो सकते हैं। और वो आगे से झूठ के कहता है कि मैंने उन लोगों से लड़ाई भी की ट्रेजर के लिए, लेकिन वो ट्रेजर सिर्फ उनके डिसेंडेंट के लिए ही बना हुआ था, इसीलिए उन लोगों को जैसे ही ट्रेजर मिला वो लोग वहाँ से निकल चले थे और वो सभी चाहते हैं कि हम मारे जाएं। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि तुमने उनकी पार्टी के अंदर एक मॉन्क को देखा होगा, शायद से वही वो भड़वा होगा जिसने वहाँ पे अरे फॉर्मेशन को ट्रिगर कर दिया होगा, इसीलिए पैलेस पूरा नीचे ढह गया। अब इस पे ये लोग आगे से भड़कते हुए कहते हैं कि उसी की वजह से हमारे इंसेक्टर मारे गए हैं, ये बिल्कुल भी माफीनामा नहीं है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे और गॉडली इल्यूजन क्लैन को भी सबक सिखा देंगे। वहीं पे मिंग गोचेंग की तरफ देखती है तो गोचेंग उसकी तरफ देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि यही है असली कातिल। अब इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि राविन और उसके साथियों से दोस्ती ले लेता है और वहाँ से विदाई कर लेता है। वहीं पे राविन अपने मन के अंदर बस यही सोच रही तो कि अगली बार मिलूंगी तो गर्दा उड़ा दूंगी। इसके बाद गोचेंग पीछे मुड़ के मिंग और जियान की तरफ देखता है तो मिंग उसे पूछती है कि तुम वापस जा रहे हो क्या अपनी मॉडल अकेडमी। जियान आगे से बताती है कि हाँ उसे कुछ काम है, तो वो गोचेंग की तरफ देखते हुए पूछती है कि तुम्हें गोचेंग की मदद नहीं चाहिए क्या, लेकिन जियान आगे से मना कर देती है ये कहते हुए कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो भी वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद हम लोग चूचू और जीजिन को देखते हैं और जीजिन चूचू से कहती है कि तुम्हारे पिछले कैरेक्टर के बर्ताव की वजह से मुझे लगता है कि तुम गोचेंग जैसे किसी को पसंद नहीं करोगी। चूचू आगे से कहती है कि मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वीजिन उसे बातों में घसीटने लगती है ये कहते हुए कि तुमने अचानक से मॉडल 1 को ढूंढने के बारे में अपना ख्याल छोड़ दिया, जिसके बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई और अचानक से गोचेंग मॉडल 1 बन गया। इन सभी चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि असली सच ये है। चूचू इससे थोड़ा सा घबरा जाती है और पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन जीजिन आगे से कुछ भी नहीं कहती है और बस यही सोचती है कि इसके रिएक्शन से तो यही पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि गोचेंग यहाँ पे ऑथेंटिक मॉडल 1 है और गोचेंग जैसे पर्सन के साथ रहने से काफी ज्यादा मजा मिलता है। अब इसके बाद हम लोग गॉडली इल्यूजन क्लैन को देखते हैं जहाँ पे लूसन आती है और वो अपने फादर को सब कुछ बता देती है। उसके फादर आगे से कहते हैं कि वो गोचेंग साला इतना ज्यादा कमीना और इतना हरामी किस्म का
बंदा है, बेशक वो एक नंबर 1 यंगर जनरेशन के लिए वर्दी नहीं है। लूसेन आगे से कहती है कि अगर आपने मुझे वो सब्स्टिट्यूट पपेट वाला डेथ नहीं दिया होता तो साला मैं यहाँ पे आपके पास खड़ी ना होती और ये बता ना रही होती। गोचेंग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और रूथलेस है। उसने आसपास के इलाकों में ये फेक न्यूज फैला दी है कि उसने जो भी कारनामे किए हैं उन सभी चीजों के पीछे गॉडली इल्यूजन का हाथ है। लूसेन के फादर आगे से कहते हैं कि हम उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। उसकी वजह से एवरी फोर्स जो कि बाहर फैली हुई है वो हमसे नफरत करती है। अगर उसने हमें बलि का बकरा ना बनाया होता तो फिर हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़ता। लेकिन अभी सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें जो कुछ भी हुआ है उसे साफ करना पड़ेगा। तुम जल्दी से जाओ और स्मॉन्ग और उस बच्चे को पकड़ लो जो तुम्हारे साथ अंदर गया हुआ था और भाग निकले थे। और हम लोग गोचेंग को अब कोई भी बवाल खड़ा करने नहीं दे सकते हैं, नहीं इससे हमारी ही परेशानियां बढ़ेंगी। लूसेन भी आगे से सर झुका के बस इतना ही कहती है कि उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में अच्छे से पता है। अब इसके बाद हम लोग एक और खबर उड़ते हुए देखते हैं जहाँ पे गॉडली इल्यूजन क्लैन ने जियांग को एक लेजेंडरी डिवाइन ओरिजिन मास्टर बना दिया था और उसी ने ही गॉडली इल्यूजन क्लैन के टॉम्ब की अरेज को एक्टिवेट किया था और हर किसी को मार दिया था। वो काफी टाइम से प्लानिंग कर रहा था उनकी डिवाइनिटी क्रिस्टल को चुराने की उनकी टॉम्ब से। कुछ लोगों को इस बात के ऊपर यकीन था और कुछ लोगों को यकीन था कि ये सब कुछ गॉडली इल्यूजन क्लैन बस बातें बना रहा है खुद का पलड़ा झाड़ने के लिए। वहीं पे हम लोग जियान को देखते हैं जिसका भाई माथा खराब हो चुका था। वो और आगे से कहता है कि साला यही वो अंजाम है दूसरे लोगों के साथ मिलने का, हमें कुछ मिला भी नहीं और ऊपर से हमारे ऊपर इल्जाम भी लग गया कि हम लोगों ने उनके क्रिस्टल को चुराया है और सभी लोगों को मारा है। इन दी एंड हमारे हाथों में साला घंटा नहीं कुछ मिला। मोंग आगे से कहता है कि ऐसा लगता है कि हम दोनों अब एक ही नाव के ऊपर सवार हैं। जियांग से कहता है कि मोटे तेरी वजह से ही मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, अगर तूने मुझे घसीटा ना होता तो फिर मैं कभी भी इस मामले के अंदर न फंसता। मोंग आगे से कहता है कि मुझे थोड़ी ना पता था कि वो लोग पीठ के अंदर छुरा भोग देंगे। जियांग आगे से कहता है कि मैंने लूसन के लिए सारे काम किए, उसके लिए अरे खोली, उसके लिए क्रिस्टल बॉल लाया और आखिर में उसने मुझे ये धोखा दिया। जब मैं ताकतवर होऊंगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मोंग उसे कहता है कि अभी इस बारे में सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, मुझे एक जगह के बारे में पता है कि हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं और सेफ रहेंगे, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? जियांग उसे पूछता है कहाँ पे जा रहे हो, मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ पे जाना चाहते हो। इसमें मोंग आगे से बताता है फ्लोटिंग बुद्धिस्ट टेम्पल। अब इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि उनकी लेगेसी गॉडली इल्यूजन क्लैन की लेगेसी के क्रिस्टल को भाई धड़ाधड़ एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था और हमें गोचेंग से पता चलता है कि लूसेन ने जो भी बातें बाहर फैला दी हैं उससे ये बात साफ हो जाती है कि वो लोग गोचेंग के साथ अभी पंगा नहीं लेना चाहते हैं। इससे गोचेंग के पास भी एक रीजन है कि वो उन्हें नहीं मारेगा और इससे वो लोग अपनी जान बचा लेते हैं। गोचेंग हमें ये भी बताता है कि सू किंग जुड़वा बहनों में से बड़ी वाली बहन जी फैमिली गई हुई है, वहीं भी उसकी छोटी बहन किंग जुआन उसकी मदद कर रही है 13 टुल्टेरो की टेरिटरी के अंदर चीजों को संभालने के लिए। अब इसके बाद गोचेंग अपने बचे कुचे ट्रेजर्स को भाई संभाल के रख रहा था, ये कहते हुए कि बाकी काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। उसी टाइम पे उसका गार्ड उसे बताता है कि लूसेन उसे मिलने के लिए आई हुई है। गोचेंग मन के अंदर सोचता है कि ये क्यों आई है, जिसके बाद वो उसे अंदर आने देता है। वो गार्ड लूसेन से कहता है कि मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से अंदर जाइए। वहीं पे लूसेन दरवाजे के पास आके खड़ी हो जाती है और मन के अंदर सोचती है कि अंदर एक डीमन है और मैं उसे दोबारा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करने के बाद अंदर जाती है तो गोचेंग वहाँ पे मस्त चाय बना रहा था और उसी का इंतजार कर रहा था, जिससे लूसेन हैरान होती है और मन के अंदर सोचती है कि ये यहाँ पे बैठा हुआ चाय क्यों बना रहा था, कहीं ये इसलिए तो नहीं बैठा है क्योंकि ये मुझसे मिलना चाहता है। गोचेंग उसे बैठने के लिए कहता है तो लूसेन अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं इसकी नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो इसके कहने पे बैठ जाऊंगी। लूसेन उसे कहती है कि वो यहाँ पे उसके साथ एक डील करने के लिए आई है। गोचेंग बताता है कि मुझे पहले से ही पता है। गोचेंग आगे से कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, जिससे वो सो कॉल्ड फेक न्यूज जो एक्सप्लेनेशन के तौर पे गॉडली इल्यूजन क्लैन ने दी है वो छुपी ही रहे और इसके बदले में तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी कि वो चारों सेक्ट मास्टर मेरे हाथों द्वारा मारे गए हैं। आखिरकार वहाँ पे कई सारे लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से ही देखा था कि मैंने वहाँ पे क्या कांड किए थे और उनमें से ज्यादातर तुम्हारे क्लासमेट्स ही थे, यानी क्लैनमेट्स, और तुम उनका इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकती हो, ये दिखाते हुए कि मैंने ही वो सभी कांड किए थे। लूसेन आगे से पसीने में भीग रही थी डर के मारे, लेकिन वो फिर भी गोचेंग से अकड़ के कहती है कि तुम्हें इस बारे में अच्छे से पता है, अगर तुम टारगेट नहीं होना चाहते हो तो इस बारे में भूल जाओ, हम लोग उस डिवाइनिटी क्रिस्टल के बारे में भी भूल जाएंगे। हमारे पास कोई भी वजह नहीं है कि हम लोग गो फैमिली को अपना दुश्मन बनाए, जब तक तुम शांत रहते हो तब तक सब कुछ ठीक है। गोचेंग आगे से कहता है मुझे नहीं लगता है कि ये डील थोड़ी भी दमदार है, क्योंकि मैंने उन लोगों को मारने के बारे में सोचा तो बेशक मुझे उनकी रिलेशन के बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता है और गो फैमिली के साथ मैं जितने चाहे उतनों की लाशें बिछा सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि जब तक ग्रेट सोल मास्टर उनकी मेमोरीज को बाहर निकालेगा दिखाने के लिए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तब तक तुम मेरे साथ कम्पीट भी कर सकती हो? इस पे लूसेन गोचेंग से कहती है कि तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हें इस बात के लिए हामी भरवाने के लिए। गोचेंग उसकी तरफ पंखा फेंक के देता है और उसे कहता
कहता है कि सिंपल सी बात है, तुम यहाँ पे एक हॉस्टेज के तौर पे रहोगी और मेरी मेड बन के। लूसन उसे कहती है कि तुम कितना आगे तक जाओगे, ये बहुत ज्यादा हो रखा है। तो गोचंग उसे सीरियस होकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर गॉडली इल्यूजन क्लैन का वजूद में होना भी कोई मायने नहीं रखता है। तो लूसन उसे कहती है कि डील में हम थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, अगर तुम्हें हॉस्टेज चाहिए तो मेरी बहन कैसी रहेगी। गोचंग उसे कह देता है कि मैं सब्र का पानी नहीं हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है और मैं चीजों को ज्यादा नहीं सोचता हूँ। लूसन अपने मन के अंदर सोचती है कि वो एक डिवाइन एम्प्रेस फ्यूचर में बनने वाली है गॉडली इल्यूजन क्लैन की। इसके बाद वो गोचंग से पूछती है कि मुझे ये सभी कंडीशन क्यों अग्री करनी पड़ रही है। गोचंग उसे कहता है कि मुझे ये बात कहने ही नहीं चाहिए थी, ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा खराब है, बस तुम दिखने में थोड़ी सी ठीक हो। लूसन उससे कहती है कि तुम्हारा मेरी बुरी पर्सनैलिटी से क्या लेना देना है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे किस मामले में बेहतर हो। गोचंग उसे कहता है कोई बात नहीं इन सभी चीजों की, ये सभी बातें बिल्कुल बेकार है, मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिए हैं, तुम पे निर्भर करता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो फिर लूसन वहाँ पे गुस्से में ही सही लेकिन गोचंग की कंडीशंस के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि गोचंग उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा जो वो करना नहीं चाहती है और वो उसके क्लैन के साथ भी कोई भी पंगा मंगा नहीं लेगा और वो साथ ही में किसी की भी नौकरानी नहीं बनेगी और उसे सर्व नहीं करेगी। गोचंग उसे कहता है कि पहली बात तो ये, तुम अपने प्रिंसेस वाले बिहेवियर को मेरी आंखों के सामने भूल जाओ, अगर तुम्हें सेवा वेवा नहीं करना आता है तो फिर सीख लो, क्योंकि अगर तुम ये काम नहीं कर सकती हो तो फिर तुम्हारे जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है। इससे लूसन काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो डायरेक्ट अब शेर के मुंह के अंदर घुस आई थी, बस काटने की देरी रही थी। अब इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और उसकी सर्वेंट आगे उसे बताती है कि लूसन अब से गोचंग के कमरे के अंदर रह रही है और पूरी एकेडमी को इसके बारे में पता है। मिंग इससे गुस्सा तो होती है लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि लूसन अगर गोचंग के पास है तो फिर सच में कुछ बुरा कांड होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग कियोस स्टार टेरिटरी को देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गोचंग ने यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। इसीलिए कुछ लोग थे जो कि गोचंग के बारे में बात कर रहे थे, ये कहते हुए कि अगर हम लोग गो फैमिली से थोड़ा बहुत भी रिश्ता बना लेते हैं तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हालांकि इनकी लक वैल्यू 0 के बराबर थी। वहीं पे गोचंग आता है जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे बाइरन नहीं है और न ही वो बाइगुन को बचाने के लिए गई हुई है। अभी के लिए उसे घर पे ही जाने देते हैं क्योंकि वही सही रहेगा। उसी टाइम पे वहाँ पे किंग जुआन आती है जो की छोटी वाली बहन है और वो गोचंग से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। गोचंग उसे पूछता है कि यहाँ का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है। जिसपे किंग जोन आगे से हैंड साइन बनाते हुए कहती है कि सब कुछ भला चंगा चल रहा है और यहाँ की इनकम लुटेरे के मुकाबले में 30% से बढ़ गई है और अगले 3 सालों के अंदर ये डबल भी हो सकती है। इसके बाद किंग जोन गोचंग से पूछती है कि उसका यहाँ पे आने का कोई मकसद है क्या। तो गोचंग आगे से बताता है कि मैं यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहा हूँ, कुछ मास्टर्स का। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि लूसन वहाँ पे आती है जो कि अपने क्लैन के कुछ मास्टर्स या फिर एल्डर्स को भी लेके आई थी और वो गोचंग से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, ना ही तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो बल्कि मेरी फैमिली के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स का भी इस्तेमाल करना चाहते हो। वहीं पे किंग जुआन को समझ में आ जाता है कि गोचंग ने एक नई मेड ढूंढ ली है क्योंकि उसकी बहन और वो गोचंग के साथ कुछ टाइम तक नहीं रहे थे। गोचंग लॉसन से पूछता है क्या तुम्हें कोई इससे दिक्कत है, तो लॉसन आगे से गुस्से में फूल के कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग डीमन वर्ल्ड के सोलार डोमेन को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि तुमने सुना है कि डीमन वर्ल्ड के अंदर अपर वर्ल्ड से कोई पावरफुल बंदा आने वाला है जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उसका बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा बड़ा है। और साथ ही में वो लोग किसी लड़की के बारे में भी बात कर रहे थे जो उसके साथ मुकाबला कर सकती है और उन दोनों के बीच का रिश्ता कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब इसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं और शायद से यही बाइकुन है जो कि अपनी पीछे खड़ी लड़की से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वो पर्सन जो ऊपर से आ रहा है कि कौन है। वो लड़की आगे से बताती है कि योर मजेस्टी यानी कि क्वीन ने अभी तक उसके बारे में कोई भी चीज नहीं बताई है, बस अभी को यही पता है कि उसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा मिस्टीरियस और ताकतवर है। और साथ ही में क्वीन ने वहाँ पे उसके लिए स्टार स्नैचर टेम्पल को भी तैयार किया है खास उसके लिए। इसे बाइकुन काफी ज्यादा हैरान होता है और यही सोचता है कि कोई अचानक से अपर रियलम से नीचे क्यों आ रहा है, कहीं अंकल भाई के साथ कुछ हो तो नहीं गया। उम्मीद करता हूँ वो तुम्हें पट्टी वाला बंदा याद होगा जो व्हील चेयर के ऊपर बैठा था। लेकिन बाइकुन को ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन एक कार्ड हो सकता है जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए होंगे, इसीलिए वो फैसला यही करता है कि उसे सबसे पहले उस चीज को चेक करना पड़ेगा कि वो पर्सन उसकी साइड पे है या फिर दूसरी साइड पे है। वैसे भी उसकी कल्टीवेशन सेक्रेट रियलम पे पहुंच चुकी है और जब पॉर्गेडीज का बॉन्केट हो रखेगा तब उसके पास एक मौका होगा जहाँ पे याओई अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर आएगी और तब वो उसके ऊपर शायद अटैक कर सकता है। लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए उसे सबसे पहले उस बंदे के बारे में पता लगाना पड़ेगा जो अपर वर्ल्ड से आ रहा है कि वो उसका दोस्त है या फिर दुश्मन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीधा बाइकुन के पास एक किंगजू नाम की औरत आती है जो कि उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है, अभी मेंशन के अंदर काफी ज्यादा काम चल रहा है और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, फालतू वजह से बुलाए होगे तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। बाइकुन
बाइकुन उससे भी किंगजो के बारे में पूछता है कि कौन है जो उसे मिलने के लिए आया है, लेकिन किंगजो आगे से बताने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई भी बात नहीं बताई है और वो अक्सर लेटर भी लिखा करती हैं। इससे बाइकुन को पता लग जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं है, गुचेंग है। और आगे से किंगजो भी हरी झंडी दे देती है और बाइकुन को समझ में नहीं आता है कि वो असल में यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के अंदर क्या करने के लिए आ रहा है। किंगजो आगे से बताती है कि वो अक्सर नीचे अपने लेटर्स भेजते रहता है और जब भी प्रिंसेस उसके लेटर पढ़ती है तो वो अक्सर खुश हो जाया करती है। इससे बाइकुन की काफी ज्यादा जोर से जलती है और वो मन के अंदर सोचता है कि वो इतनी ज्यादा बड़ी होने के बावजूद भी इतने छोटे बच्चे को डेट क्यों करेगी। उसकी उम्र तो 6000 साल है, जबकि गुचेंग तो अभी दूध पीता बच्चा है उसके सामने। कहीं याओई उसकी इंसेक्टर तो नहीं है। अब इसके बाद में पता चलता है कि इस लड़की का नाम जू फैन है, जो कि मुझे लग रहा था बाइकुन उस पट्टी वाले बंदे का नाम है। खैर इसके बाद किंगजो वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि उसे जरूरी काम है और ये किंगजो को, जो कि याओई की सेकंड सर्वेंट है, उसे अपनी हथेली में रख के ये सोचता है कि ये काफी ज्यादा चालाक बंदा है और ये किंगजो का फायदा उठा के याओई को ठोक सकता है, ऐसा इसे लगता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी जो कि गुचेंग के खातिर रखी गई थी, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लॉसन के लोग भी आए हुए थे। वहीं पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि तुमने गुचेंग को कैसे जाना, तुमने गुचेंग को कैसे जाना। वहीं पे हम लोग एक एल्डर को देखते हैं जो कि डीमन की साइड से थे और वो ग्रैनी को परेशान करते हुए कहते हैं कि तुम गुचेंग की तरफ से आए हो ना, हमारी मेहमान हो, दबा के खाओ, चिंता मत करना, कमी नहीं है, दबा के खाओ। वहीं पे हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि याओई को मस्का लगाते हुए कहता है कि मेरी वजह से आपको इतना बड़ा पार्टी रखना पड़ा, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। याओई भी आगे से कहती है कि आप पधारे हैं, इतना तो कर ही सकती हूँ। वहीं पे लाउसन को समझ में नहीं आता है कि गुचेंग डीमन वर्ल्ड के रूलर की याओई को इतने अच्छे से कैसे जानता है। यहाँ तक कि उसे ये भी सकता है कि अगर उसका बाप भी यहाँ पे आता तो भी वो ये सब कांड न करवा पाता जो याओई ने गुचेंग के लिए किया है। वहीं पे गुचेंग याओई को छाछने में डुबाते हुए कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, इतना भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। याओई उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो, किसी चीज की वजह से ही आए होगे। और उसी टाइम में वहाँ पे किंगजो भी आ जाती है जिसके ऊपर लक वाले फूल बने हुए थे। तो गुचेंग को समझ में आ जाता है कि इसका कॉन्टेक्ट जरूर फॉर्चून चूजर वन के साथ होगा और इसी से मुझे क्लू मिल चुके हैं। इसके बाद गुचेंग याओई से कहता है कि आपको पता ही होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले 13 बैंडेज को इस पूरे इलाके से मिटा दिया है। इस पे याओई आगे से कहती है मजाक कर रहे हो क्या, तुम्हारे इस एक्ट के बारे में हर किसी को पता है, मुझे कैसे नहीं पता होगा। लेकिन गुचेंग उसे कहता है कि आपको पता है कि इसका कुछ लेना देना आपके साथ भी है, जिससे याओई हैरान होती है। अब इसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जो कि गुचेंग की तरफ ही देख रहे थे। जिनमें से बड़ा वाला बंदा उस लड़की से पूछता है यूवी तुम गुचेंग के बारे में क्या सोचती हो, जिसपे यूवी आगे से बताती है कि वो दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट, उम्र के मामले में हम दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे सामने बहुत बड़ा है, उसे एक पैरोडगी कहना कोई बुरी बात नहीं होगी। इसपे उसके बगल पे बैठा हुआ बंदा आगे से कहता है कि उसके इन्फ्लुएंस की वजह से यानी कि दबदबा पूरे अपर रियलम के अंदर कोई भी बंदा नहीं है जो उसके खिलाफ जा सके, उसके जैसा बंदा पूरी यंगर जनरेशन के अंदर कोई भी नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा मॉन्स्टर यहाँ पे एग्जिस्ट ही क्यों करता है। हमें पता चलता है कि ये यूवी का फादर है जो कि उसे कहता है कि मेरे साथ चलो और पूरी इज्जत से पेश आना। अब इसके बाद वो दोनों गुचेंग के पास आते हैं जहाँ पे यूवी के फादर आगे से गुचेंग को बताते हैं कि वो डीमन वर्ल्ड के ग्रैंड ट्यूटर हैं और ये उनकी डॉटर है जिसका नाम सॉन्ग यूवी है। याओई गुचेंग को यूवी के बारे में बताते हुए कहती है कि ये ग्रैंड ट्यूटर की हायरनेस है और ये हमारे डीमन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा फेमस और आउटस्टैंडिंग डिसेपल्स में से एक है। हालांकि जब गुचेंग उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। तो याओई उसे पूछती है क्या तुम इसे पहले से जानते हो, तो गुचेंग आगे से बताता है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पक्का यकीन है कि इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि याओई के अगल बगल फूल दिख रहे थे और गुचेंग तो है ही मक्खी, जहाँ भी लक के फूल दिखेंगे ये भिनभिनाते हुए पहुंच ही जाएगा। वहीं पे यूवी को भी समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। अब सभी लोगों के जाने के बाद याओई गुचेंग से पूछते हैं कि तुम अभी किस बारे में बात कर रहे थे, तो फिर गुचेंग वहाँ पे सीधा मुद्दे पे आता है और उसे कहता है कि तुम जुन बुफान के बारे में जानती ही होगी। इससे याओई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी चारों मेट काफी ज्यादा घबरा जाती हैं, ये सोचते हुए कि तुम्हें इसका नाम नहीं लेना चाहिए था एम्प्रेस के सामने। इसके बाद गुचेंग याओई से कहता है कि जब मैं बाइकुन से बातचीत कर रहा था तो फिर मुझे सोलार डीमन ओवरलॉर्ड के बारे में पता चला था कि उसने एक रिक्वेस्ट बाइकुन के साथ की थी जो कि एक बैग था और उस बैग को जो बुफान नाम के एक बंदे को देना था। और अगर मुझे सही से याद है तो फिर जो बुफान वही बंदा है ना जो कि सोलार डीमन का हायर था 6000 साल पहले। इस पे याओ आगे से कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, बस इतना ही कहती है कि ये बात बताने के लिए शुक्रिया कि जो बुफान ने अपनी मौत का नाटक किया था। इस पे गुचेंग आगे से कहता है कोई बात नहीं है भाई, दोस्ती में सब कुछ जायज है और उसे अब इस कहानी की स्क्रिप्ट समझ में आ चुकी है कि आगे क्या होने वाला है। अब इसके बाद याओ गुचेंग से कहती है कि रात ढल चुकी है, ये मेरी 4 फीमेल डिसाइपल्स हैं जो कि काफी ज्यादा प्यारी हैं और शुद्ध हैं और ऊपर से आज्ञाकारी हैं। अगर तुम चाहो तो तुम इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो, रात में तुम्हें ये सर्व करेंगी या फिर तुम चारों को ही चूज कर सकते हो। अब इसे इन चारों के भाई चेहरे लाल होने लगते हैं। वहीं पे किंगजो के तो पसीने छूटने
लूटने लगते हैं क्योंकि इसने अपना दिल किसी और को दे दिया है। लेकिन गोचेंग आगे से कुछ कह पाता कि इससे पहले ही लूसन पीछे से कहती है कि ये भूल जाइए, गोचेंग हमारा काफी ज्यादा पिकी बंदा है। उसकी बीवी प्रिंसेस मिंग है जो कि इमोर्टल पैलेस की प्रिंसेस है और ऊपर से इसके पास तो दो मिस्ट्रेस भी हैं, जिनमें पहले से एक सेंटेस है जो कि मॉडल पैलेस के हैं। हालांकि जीजिन बेशरम है लेकिन फिर भी काम चलाऊ है, जिसपे प्रिंसेस याओ आगे से कहती है माफ कर दो भाई, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि तुम पहले ही झोली में 3-4 कंचे लिए घूम रहे हो, मुझे और नहीं देने चाहिए थे। खैर अब इन लोगों के सांस में सांस आती है और किंगजो चैन की सांस लेती है कि उफ, उसे अब अपनी वर्जिनिटी किसी और को देनी नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद गोचेंग वहाँ से निकल जाता है तो लूसन उसे साफ कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ सोने वोने नहीं वाली हूँ, पहले बता दे रही हूँ। लेकिन गोचेंग आगे से हंसते रहता है और उसे कहता है कि वैसे मुझे वो लड़कियां पैसे भी नहीं पसंद थी, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि एक मेड दूसरी मेडों को शर्मनाक और बेइज्जत क्यों करना चाहेगी, जिससे लूसन हैरान होती है कि इसका क्या चाहिए भाई, इसका माजरा क्या है। खैर वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि याओ के आसपास 2 लोग हैं जिनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। पहले तो उसकी मेड है जिसका नाम किंगजो है और दूसरी योवी है, मधुमक्खी है भाई ये। खैर अब इसके बाद हम लोग प्रिंसेस याओ को देखते हैं जो कि अपनी मेड से कहती है क्या तुम लोग भूल गई हो कि मैंने तुम्हारे लिए कौन से रोल बनाए रखे थे। इसके बाद वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो किंगजो के पसीने छूट जाते हैं और वो तुरंत सर झुका के उसे माफी मांगने लगती है। याओ से पूछती है कहीं तुमने दिल लगी विल लगी तो नहीं कर ली है, जिसपे किंगजो आगे से बताती है कि वो अभी तक पूरी तरीके से प्योर एंड क्लियर है और उसने अपनी बाउंड्री अभी तक लांगी नहीं है और वो झूठ नहीं बोल रही है। जिसपे प्रिंसेस याओ उसे कहती है कि मैं इस बार इस मामले को जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि वो आदमी कौन है तो फिर मैं उसके इतने टुकड़े करूंगी कि ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। अब तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो। इससे किंगजो काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब इसके बाद हम लोग जन वूफान को कुछ लोगों के साथ देखते हैं जो कि वो उसे अपना मास्टर कह रहे थे। ये दोनों आगे से बताते हैं कि इन लोगों ने पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉयल वाइन बैंक्वेट यानी कि दावत के अंदर अपना पूरा कंट्रोल ले लिया है और ये वाली दावत डीमन वर्ल्ड के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल के लिए रखी जाने वाली है जो कि 3 दिन बाद होने वाली है। जन वूफान आगे से कहता है कि हालांकि हमने भले ही रॉयल वाइन के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल ले लिया है, लेकिन याओ की अवेयरनेस काफी ज्यादा है, वो पक्का कोई ना कोई बंदा ढूंढ ही लेगी इस पॉइजन को टेस्ट करने के लिए। और इसके अलावा ये पॉइजन अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है, हम लोगों को पूरी तरीके से दावत का फायदा उठाना पड़ेगा ताकि हम लोग याओ को मार सके। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें रोकने के लिए कुछ चीजों का फायदा उठाना पड़ेगा। इस पे ये लोग आगे से बताते हैं कि चिंता की बात नहीं है, इन लोगों ने कई सारी जगहों पे अपने अड्डे बिछा रखे हैं और कई सारे क्लैन के अंदर भी इन लोगों के आदमी छुपे पड़े हैं और साथ ही में बचे हुए 5 डीमन ओवरलॉर्ड्स भी इनका साथ देंगे। जन वूफान आगे से कहता है कि इस बात को 6000 साल हो चुके हैं, उसके पास कई सारे मौके रहे होंगे तभी वो कौसी निर्वाणा रियलम तक पहुंच पाई है, लेकिन इस बार मैं पक्का करूंगा कि वो बच के भाग ना पाए। तभी उस टाइम पे वहाँ पे सीधा किंगजो आ जाती है तो जोफान उन लोगों को वहाँ से जाने के कहता है, जिसके बाद वो जाके दरवाजा खोलता है और उसे पूछता है कि तुम इतना पसीने में क्यों भीगी हुई हो, अंदर आओ के पानी पियो। इसके बाद किंगजो उसे सारी बात बताती है जो गोचेंग के साथ सोने वाली हुई थी। तो जोफान आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि याओ की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हें मजबूर करे गोचेंग के साथ सोने के लिए, और उसने तुम्हें मजबूर भी किया कि मैं तुमसे सारा पीछे छुड़ा लूं, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। साथ ही में किंगजो उसे ये भी बता देती है कि गोचेंग ने उसके बारे में याओ को बता दिया है, जिससे जुन वूफान को समझ में आ जाता है कि अब इन लोगों को ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो जुन वूफान से पूछती है कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे। तो जुन वूफान उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो, अगर हम लोग ये काम कर लेते हैं तो फिर हम लोगों को याओ के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और हमें इस तरीके से चुप चुप के मिलने की जरूरत भी नहीं रहेगी। इसके बाद वो किंगजो को एक पॉइजन देते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल पॉइजन है, यहाँ तक कि सेक्रेट रियलम का एम्परर भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। मुझे पता है कि तुम याओ के डेली मील और उसकी कल्टीवेशन पिल के लिए जिम्मेदार हो, अगर तुम ये काम कर दिखाती हो तो ऐसे हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तुम्हें भी पता है कि याओ कितनी ज्यादा रूथलेस और हार्टलेस है, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमें कौन बचाएगा। हालांकि किंगजो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो ये कांड बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जुन वूफान उसे बहला फुसला के मना ही लेता है, ये कहते हुए कि इसे तुम सप्लीमेंट्री पाउडर के अंदर डाल देना, प्रोटीन समझ के वो पी जाएगी और तुम्हारे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। इसके अलावा अगर उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें माफ भी करेगी? ये उसकी गलती है कि वो शुरुआत से ही क्रूअल है, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। तुम और मैं फूलों के बागीचे
बगीचे में। तो फिर किंगजो इस चीज के लिए मान जाती है, तो जुन वुफान उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि 99% चांस है कि हम लोग पक्का पास होंगे। जैसे ही वो मरी वैसे ही हम आजाद हुए, जिसके बाद किंगजो वहाँ से निकल जाती है। हालांकि जुन वुफान थोड़ा सा चालाक है, उसे पता है कि किंगजो काफी सारी चीजों के बारे में जानती है, इसीलिए उसने चाय के अंदर पहले ही पॉइजन मिला लिया था और वह फैसला करता है कि अगर वो कामयाब हो जाती है तो वो किंगजो को एंटीटोड दे देगा, नहीं तो वो भी टाइम बोल जाएगी। अब इसके बाद हम लोग गोचंग और लाइसन को देखते हैं और उनके पास एक सर्वेंट आता है जो कि गोचंग को बताता है कि उस लड़की के ऊपर हमने नजर रखी, वो कुछ टाइम के लिए डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट एकेडमी के लिए चली गई थी। कुछ देर रुकने के बाद वो तुरंत वापस चली आई। किंगजो के बारे में बात हो रही है। गोचंग आगे से कहता है कि ये बात साफ होती है कि वो किसी का ब्लैक एंड व्हाइट एकेडमी के अंदर इंतजार कर रही थी और जो वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुकी हुई थी तो वो पक्का किसी को मैसेज देने के लिए गई हुई थी। मुझे लगता है कि वो बंदा जू वुफान ही होगा जो कि ब्लैक एंड व्हाइट एकेडमी के अंदर छुपा हुआ है और जू वुफान की हरकतों को देख के मुझे पक्का यकीन है कि वो याओ को पॉइजन देके मारने की जरूर कोशिश करेगा उसके डेली मील के अंदर, लेकिन इसके पास होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है क्योंकि प्रिंसेस याओ काफी ज्यादा चालाक है और उसके डेली मील को पॉइजन के अंदर एक्सचेंज करना काफी ज्यादा टफ होने वाला है। वहीं पे हम लोग लूसन को देखते हैं और इसका मुंह फूला हुआ था क्योंकि ये चेस के अंदर काफी ज्यादा बड़ी प्लेयर है, लेकिन इसके बावजूद ये गोचंग से एक भी मैच जीत नहीं पा रही है। वहीं पे गोचंग को जुन वुफान का पूरा प्लान पता था कि वो दावत के दौरान ही अटैक करेगा क्योंकि उस टाइम पे कई सारे मेजर क्लैंस एक दूसरे के साथ आएंगे और कई सारी डोमेन्स व्हाइट एंड ब्लैक एकेडमी के अंदर एंटर होंगी और उसी टाइम पे वहाँ पे याओ भी आएगी और वही सही टाइम रहेगा उसके पास। इसके बाद वो अपने बंदी से कहता है कि उस लड़की के ऊपर नजर बनाए रखो और जैसे ही कुछ अजीब पता चले आके मुझे तुरंत बता देना। इसके बाद वो डायरेक्ट लूसन की तरफ देखता है तो वो आगे से मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारी बारी है। तो गोचंग उसके मत्थे के ऊपर सीधा गिट्टी फेंक के मारता है और उसे कहता है कि तुम हार गई। इसके बाद लूसन गोचंग के कंधे दबाने लगती है और उसे कहती है कि एम्प्रेस तो तुम्हारी दोस्त है ना, तुम उसे पहले क्यों नहीं बता देते हो। गोचंग आगे से कहता है क्या जल्दी है भाई, कौन सा दूध उबले जा रहा है जो मैं उसे बता दूं, जिससे लूसन को पता चल जाता है कि जिनकी भी दोस्ती गोचंग के साथ है उन्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है। इसके बाद गोचंग बाइकुन की डॉटर बायरन के बारे में भी सोचता है और उसके डिसेबल के बारे में भी कि वो अभी तक डीमन वर्ल्ड के अंदर आ ही चुके होंगे और शायद से उन लोगों ने अभी तक जुन वुफान को भी ढूंढ लिया होगा। अब इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 3 दिनों के बाद का होता है यानी दावत के टाइम पर, और हम लोग देखत हैं कि व्हाइट एंड ब्लैक डीमन एकेडमी पूरी तरीके से चहल पहल थी और कई सारे डिसेबल वहाँ पे घूम रहे थे और उन्हीं लोगों के बीच में हम लोग बायरन और बाइकुन के डिसेबल को भी देखते हैं। और डिसेबल बायरन से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि हम लोग उस पर्सन से मिल पाएंगे जिसके बारे में हमें बताया गया है, जिसपे बायरन आगे से कहती है कि अगर उसे हम लोग यहाँ पे नहीं ढूंढ पाए तो फिर हम उसे पूरे डीमन वर्ल्ड के अंदर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। डिसेबल आगे से पूछता है कि हम लोग उसे ये सामान देने के बाद क्या वापस मास्टर को बचाने के लिए जाएंगे, जिसपे बायरन आगे से कोई भी जवाब नहीं देती है और मन के अंदर सोचती है कि अभी के लिए गोचंग के साथ निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट एकेडमी के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे दावत शुरू हो गई थी और ये दावत हर 20 साल में एक बार रखी जाती है और यहाँ पे कंपटीशन होता है और सभी लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि वो टॉप 100 के अंदर आ ही जाएं। इसके बाद हम लोग यूवी को देखते हैं और ये अक्सर हमेशा टॉप ही आया करती है, इसीलिए कई सारे जो यंगर जनरेशन के लोग होते हैं वो इसे एडमायर करते हैं, ये कहते हुए कि यही है हमारी असली हीरोइन। वहीं पे हम लोग यूवी के फादर को देखते हैं और एक एल्डर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बेटा सच में काफी ज्यादा कमाल की है। कई सारे लोग उसे जलन करते हैं क्योंकि कोई भी उससे ज्यादा बेहतर नहीं है। यूवी के फादर आगे से कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपका थर्ड सन इतना भी बुरा भी नहीं है, जिसपे वो आगे से कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो दोनों काफी अच्छा मैच रहेंगे। जिसपे यूवी के फादर आगे से कहते हैं कि बच्चों को जो करना है वो खुद से करें, हम लोग बीच में ना ही घसीटे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शायद से ये गोचंग को अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद हम लोग वहाँ पे जू वुफान को भी देख लेते हैं और ये भी भाई पावरफुल लोगों में से एक से आता है और कई सारे यंगस्टर इसे भी एडमायर करते हैं कि ये भी एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है। वहीं पे जुन वुफान यूवी से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ टाइम से देखा नहीं, कहाँ पे गई हुई थी। यूवी उसे साफ कहती है कुछ काम था बे, तुझसे क्या लेना देना है, क्या तुम उसे मिलना चाहता था। इस पे जूफान आगे से कहता है कि मैं दरअसल तुमसे कुछ पूछना चाहता था कि अपर वर्ल्ड से जो फेमस बंदा आया है कहीं वो मास्टर गोचंग तो नहीं है। जिस पे यूवी आगे से कहती है कि वो बिल्कुल परफेक्ट मैन है। जिस पे जुन वुफान आगे से कहता है कि काफी अजीब बात है कि तुम किसी की तारीफ कर रही हो। जिस पे यूवी आगे से कहती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि वो एक परफेक्ट बंदा है सच में। इसीलिए जुन वुफान अपने मन के अंदर सोचता है गोचंग तुम बाहर के हो, मेरे डीमन वर्ल्ड से दूरी रहो, नहीं तो मुझे तुम्हें मारने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी।
खैर अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे याओ और गोचेंग की सवारी आ जाती है, जो कि एक रथ था और ये हवा में उड़ रहा है। साथ ही में उसकी चारों डिसेपल वो अगल बगल में उड़ रही थी। सभी लोग उनके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हमने प्रिंसेस याओ को कभी भी इस तरीके से दूसरे लोगों को ट्रीट करते हुए नहीं देखा है, यहाँ तक कि उनकी मेड भी इस तरीके से उनके साथ बैठ के नहीं आ सकती हैं। इनका पक्का कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तभी मास्टर इसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रही हैं। वहीं पे जुन बुफान गोचेंग को देख रहा था तो गोचेंग उसकी तरफ देख रहा था। वहीं पे याओ गोचेंग से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है मेरे डीमन वर्ल्ड के यंगस्टर्स तुम्हारे अपर रियलम के यंगस्टर्स के मुकाबले में कितना ज्यादा शक्तिशाली होंगे? गोचेंग आगे से साफ कहता है, कल्टीवेशन के मुकाबले में तुम्हारे डीमन वर्ल्ड के जितने भी यंगस्टर्स होंगे वो मिड या फिर लोअर से रंग के बीच में होंगे। वहीं पे अपर रियलम के बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। जिसपे याओ हल्का से निराश होकर कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि इमॉर्टल एकेडमी के अंदर इनमें से कोई भी नहीं जा सकेगा। गोचेंग आगे से बताता है कि इसके पीछे भी एक वजह है, यहाँ का एनवायरनमेंट। सच में कल्टीवेशन के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा मायने रखती है। जितना ज्यादा तुम नीचे जाओगे उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती जाएगी। अपर वर्ल्ड में बेशक सबसे ज्यादा होगी, और ऊपर से यहाँ पे कुछ लोगों का मिलना भी मायने रखता है कि कैसे कौन किसे ट्रेन करता है। और ऊपर से डीमन वर्ल्ड के रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा खराब हैं। यही वजह हो सकती है कि आपके लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं हैं। जिसपे याओ कहती है कि वो इसीलिए एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से बदलना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो उससे नफरत करते हैं और सब कुछ जैसा है वैसा रहने के लिए उसे परेशान करते हैं। हालांकि गोचेंग उसे कहता है कि तुम इसकी चिंता क्यों करती हो, ये हमारे डिसेंडेंट के ऊपर छोड़ दो कि हमने सही कदम उठाया था या नहीं। तुम जो करने के कैपेबल हो मुझे लगता है कि तुम वो कर लोगे, तुम्हें दूसरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। या उससे पूछती है कि इतना भरोसा काहे मारे है भाई? तो गोचेंग उसे बताता है, मेरी नजरों के अंदर तुम एक ऐसी इंसान हो जो अपने दृढ़ निश्चय के चलते कुछ भी हासिल कर सकता है, और तुमने ये सब कुछ अकेले ही तो हासिल किया है। डीमन वर्ल्ड एक रेत की तरह है, जितना ज्यादा तुम इसे पकड़ के कसने की कोशिश करोगे ये उतना ज्यादा तुम्हारे मुट्ठी से फिसलता जाएगा। लेकिन ये बात छुपाई नहीं जा सकती है कि तुमने इन सभी चीजों को इस हद तक आगे बढ़ा दिया है, वो भी सिर्फ खुद के दम पे। जिसपे याओ आगे से हंसते हुए कहती है कि पटाने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो गोचेंग आगे से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ तो फिर तुम सही हो सकती हो। मैं ऐसी चीजें सिर्फ कुछ ही लोगों से कहता हूँ और काफी कम ही कहता हूँ, या फिर जब मेरे कुछ गुप्त मकसद हो। याओ से कहती है कि तुम्हारी पावर और स्टेटस के साथ तुम्हारे छुपे हुए मकसद क्या ही हो सकते हैं मेरे लिए। गोचेंग आगे से कहता है कि यहाँ पे दो चीजें हैं जिनकी मुझे चाहत है, पहली पावर और दूसरी तुम। मेरे पास पावर पहले से ही है, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या? जिससे याओ आगे से शर्माने लगती है। गोचेंग द राइजर, राइजिंग का मतलब होता है किसी लड़की को पटाना। इसके बाद याओ पीछे मुड़ के अपनी सर्वेंट से कहती है, जाओ और जाके दावत की तैयारियां शुरू कर दो। वहीं पे उसकी सर्वेंट को भी ऐसा लगता है कि याओ आगे से हल्का फुल्का शर्मा रही है। खैर अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि दावत को शुरू कर दिया गया है, और बताया जाता है कि जो भी 100 लोग सबसे पहले माउंटेन की टॉप पे पहुंचेंगे उन लोगों को स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा। उन लोगों को किसी भी कीमत पे टावर के टॉप तक पहुंचना है, फिर उन्हें चाहे मरना पड़े या फिर जीना पड़े। जिसपे वो सभी लोग भागते हुए चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना कदम सीढ़ियों के ऊपर रखते हैं तो फिर उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि बेचारे वो नीचे ही गिर जाते हैं और मुश्किल से ही चढ़ पा रहे थे। वहीं पे कुछ लोगों के पसीने छूट जा रहे थे तो जुन बुफान काफी आसानी के साथ आराम से चढ़ते हुए जा रहा था। अब इसके बाद हम लोग याओ और गोचेंग को देखते हैं जो कि ऊपर पहुंच चुके थे। वहीं पे गोचेंग याओ से इस सेक्रेट माउंटेन के बारे में पूछता है कि क्या इसे डीमन वर्ल्ड के जीनियस को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। याओ आगे से बताती है कि सही पकड़े हो, इस पूरे सीढ़ियों के ऊपर एक पावरफुल अरे फॉर्मेशन बिछा रखी है, जो भी उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। इसीलिए जितने भी जीनियस हैं उन सभी को आपस में लड़ाई करनी पड़ेगी जो स्पॉट्स उन्हें रखे गए हैं उसके अंदर एंटर होने के लिए। वहीं पे गोचेंग सीढ़ियों को देखते हुए कहता है कि ये काफी ओल्ड फैशन डिजाइन है, लेकिन जिस किसी ने भी इसे बनाया होगा उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स होगी। या उसे पूछती है क्या तुमने कुछ अजीब नोटिस किया क्या, उस तरफ देख रहे हो? गोचेंग उसे कहता है कि कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे कुछ अनईजी फील हो रहा है, क्या तुम्हें आज के बारे में चिंता नहीं हो रही? या आगे से कहती है कि अगर तुम असैसिनेशन की बात कर रहे हो तो फिर मुझे इसकी आदत है, चलो चल के देखते हैं कि कौन पहले प्लेस पे आया है। वहीं पे किंगजू अपने मन के अंदर सोचती है कि ये दोनों यहाँ से जा रहे हैं और यही सही मौका है वाइन में पॉइजन मिलाने का। जिसके बाद वो अपने पास से बाटली बाहर निकाल लेती है। अब इसके बाद हम लोग सीढ़ियों का हाल देखते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि यूवी हार गई थी, वो सेकंड पोजीशन पे थी। वहीं पे जुन बुफान काफी आसानी के साथ आराम से चढ़ते हुए जा रहा था और उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। वहीं पे हम लोग जुन बुफान के सेकंड फादर, जिसका नाम कुलिंग केओस किंग था, वो आगे से कहता है कि तुमने मेरा सर नहीं झुकाया। वहीं पे हम लोग बायरन और उसकी डिसेबल को देखते हैं। डिसेबल उसे पूछता है कि ये वही आदमी है ना जिसकी हम लोगों को तलाश है। इस पे बायरन आगे से कहती है कि उसके अलावा डीमन वर्ल्ड के अंदर कोई भी इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता है। तो डिसेबल आगे से पूछता है कि अगर ये वही बंदा है जिसकी हमें तलाश है तो फिर ये सेक्रेट माउंटेन के ऊपर चढ़ के
इतनी ज्यादा अटेंशन क्यों हासिल करना चाहता है? क्या एम्प्रेस याओ इसकी जानी दुश्मन नहीं है? ये क्यों उनके सामने जाना चाहता है? वो इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता भी तो लगा सकती हैं। जिस पे बायरन आगे से जवाब देती है कि वो बस ये साबित करना चाहता है कि वो अभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पे है। और वहाँ पे बायरन मन के अंदर सोचती है कि हम पहले भाई बहन जैसे हुआ करते थे जब तक तुम याओ से नहीं मिले थे और तुमने मुझे निराश कर दिया है। प्यार वाला रिश्ता है। इसीलिए बायरन मन के अंदर सोचती है कि अगर उसे कहीं भी थोड़ा सा भी मौका मिल जाता है गोचेंग के ऊपर भरोसा करने का, तो फिर वो गोचेंग के हवाले ये बैक कर देगी अपनी फादर की लाइफ के बदले में। अब इसके बाद जुन बुफान टॉप पे पहुंच जाता है तो याओ उसे वेलकम करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस लाजवाब थी, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। वहीं पे गोचेंग जानबूझ के नमक छिड़कते हुए कहता है कि इसका नाम कुछ ज्यादा यूनिक नहीं है, जिसपे याओ आगे से बताती है कि जब मैंने पहली बार सुना था तब मैं भी हैरान हुई थी, लेकिन इसके अलावा ये केओस किंग का बेटा है जो कि मेरे काफी ज्यादा अच्छे एडवाइजर हैं और मुझे इसके बारे में बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है। वहीं पे गोचेंग उसकी लक वैल्यू देखते हुए कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है, जो कि अभी तक दिखाई नहीं जा रही थी। अब इसके बाद जुन बुफान उन लोगों को ग्रीटिंग्स देता है और मन के अंदर सोचता है याओ यू बिच, तुम गोचेंग के साथ इतनी हंसी खुशी से बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि मैंने दूसरे साइड पे क्या क्या झेला है। खैर अब इसके बाद गोचेंग आगे बढ़ता है और उसे बधाई देता है, लेकिन जानबूझ के उसका नाम जुन बुफान ले लेता है जो कि इसके पास्ट लाइफ का असली नाम था। इसे कुछ सेकंड के लिए इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, लेकिन बाद में गोचेंग कहता है कि मैंने गलत नाम ले लिया, माफ कर दो भाई, नामों के बीच में कंफ्यूजन रहता है। इस पे जुन बुफान भी आगे से कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। या वहाँ पे आती है और गोचेंग से कहती है कि तुमने इसे डरा दिया ना, जाओ और जाके अपनी सीट ले लो, ये ऐसा ही है। जाते समय जुन बुफान किंगजो से टेलीपैथी के जरिए पूछता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है ना, जिसपे किंगजो आगे से बताती है कि सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है और याओ को अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बाकी जितने भी जीनियस थे जो कि सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक एक करके वो सभी लोग भी ऊपर आने लगते हैं। वहीं पे गोचेंग जब साइड में देखता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि जुन बुफान और किंगजो के बीच में फूलों की अदला बदली हो रही है और गोचेंग को तो पता ही है कि फूल कितने ज्यादा पसंद है, मधुमक्खी है ये, और उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो चालें चली जा रही हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग आ चुके थे जितने भी जीनियस ऊपर चढ़ रहे थे और यहाँ उन लोगों को कंग्रेचुलेशन कहती है और उनसे कहती है कि ये दावत उन्हीं लोगों के लिए रखी गई है जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो डीमन वर्ल्ड का फ्यूचर हैं और वो उम्मीद करती है कि वो लोग डीमन वर्ल्ड की फ्यूचर के लिए आगे जाके कंट्रीब्यूट करेंगे। जिसके बाद उन सभी 100 जीनियस के लिए वहाँ पे एक पावरफुल वाइन और एक फ्रूट मंगाया जाता है। वो सभी लोग आगे से याओ के लिए तारीफ करने लगते हैं। वहीं पे कुछ लोग जो वाइन को पीते हैं तो वाइन काफी ज्यादा पुरानी थी और ऊपर से इन लोगों के लिए बुद्धि दाव फ्रूट भी लाया गया था जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है, बेसिकली पैसे देने पड़ते हैं इसके लिए। इसीलिए ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि इन्हें इनकी मेहनत का फल मिल रहा है जो इन लोगों ने सीढ़ियां चढ़ी थी। वहीं पे गोचेंग भी याओ की तारीफ करता है, उसे ये कहते हुए कि तुमने काफी ज्यादा पैसे खर्चा किए हैं इस दावत के लिए, साला ये फ्रूट ही इतना ज्यादा रेयर है कि मेरी भी जेम ढीली हो जाए। जिसपे याओ उसे कहती है कि हमारी डीमन इमोर्टल वाइन ट्राई कीजिए, इसे बनने में 8 मिलियन साल लगते हैं, वो भी आइस लोटस से बनाई जाती है और मैंने ये पर्सनली तुम्हारे लिए बनाई है। अब इसके बाद वो लोग वहाँ पे वाइन और फ्रूट के बारे में बात करने लगते हैं कि ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है, इसको खाने से हमारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा जल्दी बढ़ सकती है। वहीं पे हम लोग यूवे के फादर और केओस किंग को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए कहते हैं कि महारानी हमेशा जूनियर्स को एक्साइटेड और उन्हें इनाम देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। वहीं पे हम लोग जुन बुफान को देखते हैं जो कि याओ को देखते हुए कहता है कि पी लो ये तुम्हारी मैयत का ही आखिरी ड्रिंक होने वाला है। वहीं पे गोचेंग जैसे ही वाइन को पीने वाला था तो सिस्टम उसे बता देता है मालिक माल में गड़बड़ है, फेंक दीजिए। वहीं पे गोचेंग याओ से कहता है कि वो काफी ज्यादा कमाल की है और उसे पक्का यकीन है कि जो वो लोग इस वाइन और फ्रूट को खा रहे हैं वो उसके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल होंगे। याओ बताती है कि उसे उनकी ग्रेटफुलनेस नहीं चाहिए और न ही उनका ग्रेटिट्यूड चाहिए, वो ये सब कुछ अपने डीमन वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए कर रही है। जिसपे गोचेंग याओ से कहता है कि कितना इम्प्रेस करोगी मुझे, मैं पहले ही दिल दे बैठा हूँ यार तुम्हारे लिए। अब इसके बाद याओ और गोचेंग दोनों अपने वाइन के गिलास आपस में टकराते हैं और उसे कहते हैं कि ये हमारे डीमन वर्ल्ड के नाम। जिसपे याओ तो तुरंत उस वाइन को पी लेती है लेकिन गोचेंग साइड में उसे फेंक देता है। इसके बाद याओ गोचेंग से पूछती है कि वाइन कैसी है तो गोचेंग आगे से बताता है एकदम मस्त। वहीं पे किंगजो आगे से माफी मांगती है ये कहते हुए कि योर मैजेस्टी मुझे ब्लेम मत करिएगा जो आगे होने वाला है। अब इसके बाद गोचेंग याओ का चेहरा देखता है तो वो हल्का सा लाल हो गया था, इसीलिए वो याओ से कहता है कि आपकी कैपेसिटी कम है क्या। जिसपे याओ आगे से कहती है मजाक कर रहे हो क्या भाई, एक नंबर की बेवड़ी हूँ, 2-3 बोतल गटक जाती हूँ। लेकिन अचानक से याओ को झटका लगता है जिसके बाद उसकी आंखें धुंधली होने लगती हैं और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है साफ साफ। गोचेंग उसे कहता है सही से बैठ जाओ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और अब जाके याओ को पता चल जाता है कि वाइन के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं थी लेकिन फिर भी उसे पॉइजन दे दिया गया है। गोचेंग याओ की चिंता दिखाती है तो वो सबसे पहले गोचेंग के ऊपर ही शक करती है कहीं इसने तो ये सब कुछ नहीं किया
दिया, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि गोचेंग की पावर के हिसाब से ये वही चालें नहीं चलेगा, और जिसके बाद उसे जुन बुफान के ऊपर शक होने लगता है। और उसे यह भी यकीन था कि वाइन के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं थी, क्योंकि वाइन स्पेशली उसके हाथों से ही बनाई जाती है। और उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने वाइन के अंदर पॉइजन को मिला दिया है। गोचेंग उसे पूछता है तबीयत ठीक है क्या तुम्हारी, लेकिन याओ आगे से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। इस पे गोचेंग उसे कहता है जहर दिया गया है, चुपचाप लेट जाओ, लेकिन याओ आगे से कहती है कि उसे पता है कि उसे पॉइजन दिया गया है, लेकिन वो अभी के लिए बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर सकती है। लेकिन ये कहते कहते ही वो गोचेंग का हाथ साइड में करती है, लेकिन उसके कंधे के ऊपर गिर जाती है। गोचेंग उसे ताना मारते हुए कहता है कि मेरे हाथ का सहारा नहीं लोगी, लेकिन मेरे कंधे के ऊपर जरूर सहारा लोगी। इस पे उसे कहती है बस करो भाई, अभी तो लाइनें मार रहे थे, अब क्या हुआ, क्या 2 मिनट के लिए कंधा भी नहीं दे सकते। वहीं पे उन सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। केओस किंग आगे से कहता है कि योर मैजेस्टिक के साथ कुछ तो हो गया है, उनका चेहरा पीला पड़ गया है, और सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि उन्हें पॉइजन दिया गया है और वाइन के अंदर पॉइजन मिला हुआ था। वहीं पे बायरन को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ जुन बुफान का है प्लान है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वो इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। अब इसके बाद केओस किंग आगे बढ़ता है, जो कि सभी लोगों से कहता है कि गार्ड्स तैयार रहो, कभी भी असैसिनेशन हो सकता है, हमें योर मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करना है। वहीं पे जुन बुफान आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि 6000 साल पहले तुमने जो कांड मेरे साथ किया था, अब मैं उन सभी चीजों की किस्त एक ही बार में लौटाने वाला हूँ तुम्हें। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रॉयल गार्ड्स में से भी कुछ लोग जुन बुफान के थे, जो कि गार्ड्स के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं, और आगे से कहते हैं कि एम्प्रेस याओ बहुत ज्यादा क्रूअल है और उसने कई सारे अनगिनत अपराध किए हैं, हम उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने दे सकते हैं। उसी टाइम पे जुन बुफान के कुछ साथी भी वहाँ पे निकल आते हैं, जो कि गार्ड्स के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। और सभी लोग आगे से कहते हैं कि एकेडमी के एल्डर्स भी उन 5 डीमन ओवरलॉर्ड्स में से एक हैं। अब इसके बाद वहाँ पे तगड़ा अटैक होने लगता है, और कुछ लोग प्रिंसेस याओ के ऊपर अटैक करने के लिए नीचे आ रहे थे, तो जो भी सौजीनियस थे वो आगे आके खड़े हो जाते हैं ताकि वो याओ को बचा सके। यूवी वहाँ से जाते हुए जुन बुफान से कहती है कि मैं योर मैजेस्टी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ और वहाँ पे जाके मदद कर रही हूँ। जुन बुफान उसे कहता है कि अगर तुम चीजें हैंडल ना कर सको तो सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना। अब इसके बाद हम लोग केओस किंग को देखते हैं, जो कि अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर आ चुके थे, और वो उन सभी गार्ड्स को मारते पीटते उन सभी लोगों को हरा रहे थे कि उसी टाइम पे एक एल्डर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। इसके बाद वो अपनी दोनों गदा से डायरेक्ट केओस किंग के सीने के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो उड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं। सभी लोग कहते हैं कि केओस किंग भी आगे से हार गए, जबकि वो तो सुप्रीम रियलम पे थे, अब हम लोग आगे क्या करेंगे। वहीं पे गोचेंग आगे से मस्त फ्रूट खाते हुए कहता है मुझे लगता है कि अब आप खतरे में हैं, आपके कुछ एक्सपर्ट आपको बचाने के हालातों में नहीं हैं, और अभी तक तो कोई रियल बंदा सामने भी नहीं आया है आपके ऊपर अटैक करने के लिए। जिसपे याओ गोचेंग से कहती है कि वो आज केयरलेस थी, और वो गोचेंग से पूछ ही लेती है क्या तुम्हें आज के असैसिनेशंस के बारे में पता था कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला है, इसीलिए तुम इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं हो, कहीं ये तुम्हारा ही अल्टरनेटिव मोटिव तो नहीं है कि मेरे लिए तुम ये सब कांड कर रहे हो। गोचेंग आगे से कहता है बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ, और रही बात दूसरे प्लान्स की, तो फिर अभी आप खतरे में हैं, क्या ये परफेक्ट टाइम नहीं है मेरे लिए एक हीरो बन के ब्यूटी को बचाने का। जिसपे याओ वहाँ पे बैठ जाती है और अपने पॉइजन को रिमूव करते हुए गोचेंग से कहती है क्या तुम मुझे पटाने के लिए ये सब कुछ कांड कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम मुझे पटा लोगे। गोचेंग आगे से कहता है कि एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूँ, अगर तुम अग्री कर देती हो तो ये और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसपे याओ उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, मुझे गारंटी देके कहती हूँ। वहीं पे जुन बुफान उन दोनों को देखते हुए कहता है कि सालों मरने वाले हो, इसके बावजूद वहाँ पे बैठ के इतने आराम से बातें कर रहे हो और हर्ष खेल रहे हो, कुछ तो डरो। और वो मन के अंदर सोचता है कि अंकल ये अभी तक नहीं आए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तगड़े धमाके हो रहे थे, और एक चोटी के ऊपर हम लोग बाप बेटे को देखते हैं, जहाँ पे बेटा अपने बाप से पूछता है कि हम लोग उनकी मदद करने के लिए जाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाप आगे से कहता है कि कोई नहीं फर्क पड़ता, उन्हें मारने दो याओ को, अगर वो मर जाती है तो हमारे क्लैन के लिए ही ये अच्छा होगा, बस दिखावा करो कि हम यहाँ पे थे ही नहीं। अब वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक गजब का स्पिरिचुअल प्रेशर आता है, यहाँ तक कि केओस किंग भी इस प्रेशर से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पे यूवी के फादर जल्दी यूवी से कहते हैं कि यहाँ से निकलो, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल बैरियर की मदद से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंदा इतनी तेजी के साथ आता है कि वो बैरियर को तोड़ते हुए उन्हें पार करके निकल जाता है और डायरेक्ट प्रिंसेस याओ के सामने जाके खड़ा हो जाता है। सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये सेक्रेट एम्परर रियलम पे है और इसके अंदर से एक टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट निकल रहा है। वहीं पे गोचेंग आगे से कहता है कि मेन कोर्स आ गया, मेन कोर्स आ गया भाई। वहीं पे याओ को ऑरा की मदद से पता चल जाता है कि ये बंदा कौन है। वहीं पे जुन बुफान खुश हो जाता है कि उसके अंकल आखिरकार आ ही गए हैं। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि नाइट डीमन, इसका नाम नाइट डीमन ही है, वो आगे से निकलते हुए कहता है कि याओ ने कई सारे बुरे काम किए हैं और आज वो उसे हेवन की बिहाफ पे पनिश करने के लिए आया है। हम देखते हैं कि नाइट डीमन के पास निर्वाणा वेपन भी था, जो कि सोलर हेवनली सॉर्ड है। नाइट डीमन उन लोगों से कहता है कि वो
सिर्फ एक को मारने के लिए आया है, बाकियों को नहीं। यह आगे से कहती है कि ये नाइट डीमन है, सोलार डीमन ओवरलॉर्ड का एक जनरल। मैंने कई सारे लोगों को इसके पीछे भेजा था, लेकिन इसके बावजूद इसके बारे में कोई भी पता नहीं था। मुझे लगा कि ये मर गया है, लेकिन सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे एंट्री मारेगा। गुचेंग आगे से कहता है कि इतने सालों के बावजूद साले की लॉयल्टी तो कुत्ते से भी ज्यादा है। वहीं पे याओ को ऐसा लगता है कि नाइट डीमन ही इन सभी चीजों के पीछे है, क्योंकि अभी तक जुन बुफान सामने नहीं आया था। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोचती है कि नाइट डीमन के पास सोलार हेवनली सॉर्ड है, और अगर वो अपनी करंट स्टेट के अंदर होती तो शायद से वो एक वेपन को समन कर पाती, लेकिन अभी के लिए ये सब कुछ नामुमकिन है। हम देखते हैं कि कई सारी डिसाइपल्स जो कि याओ की सर्वेंट थी वो सभी सामने आ जाती हैं याओ को बचाने के लिए। याओ उनसे कहती है कि चले जाओ, नाइट डीमन का टारगेट मैं हूँ, तुम सभी लोग बेफालतू में ही उसके हाथों से मारी जाओगे। लेकिन वो लोग आगे से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि हम लोग आपके लिए जान भी दे सकते हैं, अगर आप हेल के अंदर जाएंगे तो भी हम लोग आपके साथ ही जाएंगे। इस पे नाइट डीमन आगे से कहता है कि 6000 साल हो गए हैं, ऐसा लगता है कई सारे लोग तुम्हारे सिलेक्शन के अंदर फंस चुके हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पे मजबूरी में याओ को गोचेंग से सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं, और वो गोचेंग से कहती है क्या मैं तुमसे कोई मदद मांग सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम इस ट्रबल को संभालो, और अभी जो तुमने बात कही थी बीवी वाली, मैं उसके बारे में सोचूंगी। गोचेंग आगे से कहता है कि हम दोनों अजनबी थोड़ी ना हैं, और वैसे भी मुझे लोगों की मदद करना काफी ज्यादा पसंद है। नाइट डीमन गोचेंग से कहता है कि तुम एक बाहर वाले हो, हमारे डीमन वर्ल्ड के मैटर्स में उंगली ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा तुम्हारे साथ लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इमॉर्टल गू फैमिली के चलते जो चाहे वो कर सकते हो तो फिर ये बात बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारूंगा। जिसके बाद वो अपने प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाता है, लेकिन गोचेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो आगे से कहता है कि मैं तो बाहर वाला हूँ भी, और मुझे वैसे भी इस डीमन वर्ल्ड के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी आंखों के सामने याओ को मारना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें पहले मार दूंगा। याओ भी अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बस कौसी सुप्रीम रियलम पे है, लेकिन इसके बावजूद ये एक सुप्रीम रियलम के बंदे से लड़ना चाहता है। वहीं पे नाइट डीमन अपनी पावर्स को निकालते हुए कहता है कि गोचेंग आज मैं तुम्हें मार दूंगा, ये आखिरी मौका है, चाहो तो अपनी जान बचा लो। लेकिन गोचेंग उसे कहता है कि ये बात सत्य है कि याओ ने तुम्हारी फैमिली को मार दिया था, लेकिन तुम उसे छू नहीं सकते हो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ तुम्हारी कल्टीवेशन सील करने के बाद, अगर तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगो। वहीं पे जुनबाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि अंकल काफी ज्यादा गुस्से में है, गोचेंग तुमने ये खुद अपने ऊपर लिया है, अब मुझे दोष मत देना। वहीं पे गोचेंग आगे से हमला करते हुए कहता है कि तुम तो साला डर रहे हो, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। इसके जवाब में नाइट डीमन अपनी शॉट के साथ सामने की तरफ एक स्लैश मारता है, तो स्लैश की वजह से गोचेंग की शॉट बीच में ही रुक जाती है, जिससे गोचेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि ये तो रिजोनेंस ऑफ ग्रेट दाव है। उसी के बाद गोचेंग की शॉट वहीं पे रुक जाती है और एक तगड़ा स्लैश सीधा जाके गोचेंग से टकराता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। सभी लोग आगे से कहते हैं कि उसने सच में सोलार हेवनली शॉट का इस्तेमाल किया है, और साथ ही में पावर ऑफ सुप्रीम रियलम के भी। वहीं पे यूवी के फादर आगे से कहते हैं कि उस शॉर्ट स्लैश के अंदर ग्रेट दाव था, और साथ ही में हेवंस एंड अर्थ की हेवनी भी। मुझे लगता है कि गोचेंग की कब्र अब तक खुद चुकी होगी। वहीं पे जुनबो अपने मन के अंदर सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना ज्यादा शक्तिशाली हो, ये अटैक काफी है तुम्हें 10 बार मारने के लिए। लेकिन उसकी आंखें तो फट तब जाती हैं जब वो धुएं के अंदर टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को देखता है, और गोचेंग नाइट डीमन से कहता है खाया पिया क्या? नहीं भाई, थोड़ा जोर से हमला मारो, मुझे तो खुजली भी नहीं हुए। नाइट डीमन ये देख के हैरान हो जाता है कि गोचेंग के हाथों के अंदर लेजेंडरी टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन है। वहीं पे याओ भी हैरान हो जाती है और मन के अंदर सोचती है कि साले के पास कितनी ट्रिक्स छुपी हुई हैं, जब देखो तब कोई ना कोई चीज बाहर निकाल लेता है। वहीं पे नाइट डीमन को समझ में आ जाता है कि जब तक गोचेंग यहाँ पे है वो कभी भी याओ के करीब नहीं जा सकता है, इसीलिए उसे गोचेंग को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा ताकि बाकी लोग याओ के ऊपर अटैक करके उसे मार सके। जिसके बाद वो टेलीपैथी के जरिए बुन जाओ से कहते हैं कि मैं गोचेंग को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तब तुम मौका ढूंढ के याओ को मार देना। और जब भी ये लोग टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं तो इनके फूल आपस में एक्सचेंज होते हैं, जिससे गोचेंग को पता लग जाता है कि कुछ तो काम चल रहा है। गोचेंग को समझ में आ जाता है कि ये क्या प्लान है, तो वो डायरेक्ट टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन का इस्तेमाल करते हुए नाइट डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नाइट डीमन उसे अपनी शॉट की मदद से रोकता है और गोचेंग को अपने डायमेंशन के अंदर लेके चला जाता है। वहीं पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि गोचेंग को यहाँ से ले जाया जा चुका है, अब सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हमें मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वहीं पे जुन बुफान अपने मन के अंदर सोचता है कि याओ की कल्टीवेशन सील हो चुकी है, उसके आसपास जितने भी फीमेल ऑफिशियल हैं उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यही सही टाइम है एक्शन लेने का। और वो मन के अंदर सोचता है कि याओ तुम्हें पता भी है कि मैंने इस दिन का कितने टाइम तक इंतजार किया है। जिसके बाद दो गार्ड तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं याओ के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे दो और गार्ड्स आ जाते हैं जो कि गोचेंग की तरफ से भेजे गए थे, और वो उन दोनों गार्ड्स को आसानी के साथ नीचे गिरा देते हैं और याओ को बताते हैं कि हमें गोचेंग ने ऑर्डर दिया था आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जिससे याओ और ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि
गोचेंग ने गार्ड्स को भी यहाँ पे तैनात कर रखा था उसकी सेफ्टी के लिए। अब उसे जिनबाओ को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। अब इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं, जिसको नाइट डीमन काफी दूर ले आया था। गोचेंग उससे कहता है कि तुम मुझे काफी दूर ले आए हो, क्या मुझे स्लो करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन बदकिस्मती से ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। वहीं पे नाइट डीमन उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रखे हो, तुमने टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को साइड में कर दिया है। मैं एक सुप्रीम रियलम का बंदा हूँ और ऊपर से मेरे हाथों में जो वेपन है। लेकिन तभी गोचेंग वहाँ पे अपनी असली वेपन को बाहर निकालता है, मैं इसका नाम भूल गया यार। और साथ ही में गोचेंग वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी को भी रिलीज करता है और उसे कहता है कि वहाँ पे कई सारे लोग थे, इसीलिए मैं उन्हें ये चीज दिखाना नहीं चाहता था। इसे नाइट डीमन को समझ में आ जाता है कि ये डिमोनिक ऑरा है और गोचेंग ही डिमोनिक सक्सेसर है। इसके बाद गोचेंग आगे से कहता है कि देखो अब समय आ चुका है अपनी असली सच्चाई दिखाने का। वहीं पे हम लोग सोलार हेवनली सॉर्ड को देखते हैं, जो कि बेचारी कांपने लगी थी क्योंकि गोचेंग के हाथों में जो हेलवर्ड है वो बाप है वेपन्स के मामले में। नाइट डीमन में ये देख के हैरान हो जाता है कि अचानक से ये सॉर्ड कांपने कैसे लगी। वहीं पे गोचेंग उसे कहता है कि वेपन काफी अच्छा है, अगर मैं इसे मिंग के पास लेके जाऊं तो वो इसे पसंद जरूर करेगी। वहीं पे नाइट डीमन दोबारा गोचेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है क्या फर्क पड़ता है कि तुम डिमोनिक सक्सेसर हो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? तो फिर गोचेंग आगे से भाई हल्की सी पावर रिलीज करता है बिना डरे हुए और हम लोग देखते हैं कि उसकी धर्मा बॉडी वहां पे आ जाती है, जो कि अब नाइट डीमन का कचूमर बनाने वाली थी। और गोचेंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकती हो? वहीं पे हम लोग याओ को देखते हैं, उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि उसने ऑर्डर भिजवा दिया है, इंपीरियल आर्मी कुछ ही टाइम पे यहाँ पे आती होगी। और अब जाके याओ को समझ में आ जाता है कि वो शुरुआत से ही गलती कर रही थी। उसे ऐसा लगा था कि जुन बुफान ने अपनी मौत का नाटक किया है और अपनी बॉडी को कब्र के अंदर से गायब करवा दिया मरने के बजाय, और वो कहीं पे छुपा हुआ है, जिससे याओ को ऐसे लगने लगा कि वो सच में मर चुका है और कहीं पे छुपा हुआ है। लेकिन लूनर डीमन के ओवरलॉर्ड डिसअपीयर होने से पहले उसने अपनी सोल को रिसीव्ड कर लिया और रिकॉग्निशन के जरिए अपनी असली मेमोरीज को वापस पा लिया। और इसी वजह से वो अभी तक जुन बुफान को ढूंढ नहीं पाई थी और वो बस यही सोचते हैं कि जुन बुफान अभी तक सामने क्यों नहीं आया, वो कहाँ पे छुपा हुआ है। वहीं पे हम लोग असली वाले जुन बुफान को देखते हैं, जो कि एल्डर्स के ऊपर अटैक कर रहा था। एल्डर उसे पूछता है कि हम लोग क्या करेंगे, तो वो उसे कहता है कि अभी के अभी यहाँ से निपट जाओ, अंकल ये अभी तक नहीं आए हैं, इंपीरियल आर्मी आने वाली है और हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो लोग तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। यूवी अपने फादर से कहती है कि वो लोग वापस चले गए हैं। तो यूवी के फादर आगे से कहते हैं कि ये गोचेंग की मेहरबानी है जो हम लोग जिंदा बच सके। वहीं पे जुन बुफान किंगजो से माफी मांगता है क्योंकि अब किंगजो की बुरी तरीके से लगने वाले थे। यूवी वहाँ पे आती है और याओ को बताती है कि असैसिनेशंस चले जा चुके हैं। वहीं पे एक मेड आगे से कहती है कि अगर मास्टर की कल्टीवेशन सील ना हुई होती तो फिर इतनी सारी चीजें ना हुई होती, और अगर गोचेंग यहाँ पे ना होता तो फिर परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। इसके बाद वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि किसने याओ को पॉइजन दिया होगा। वहीं पे हम लोग याओ को देखते हैं, जो सीधा किंगजो की तरफ ही देखे जा रही थी। वहीं पे किंगजो की डर के मारे हालत खराब थी, लेकिन वो अभी भी जुन बुफान को धोखा देने से मना कर रही थी। अब इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे चर्चा करने लगते हैं कि जितने भी असैसिन भाग चुके हैं और जितने भी पकड़े गए थे उन्होंने तो सुसाइड कर लिया है या फिर वो जिंदा ही नहीं बचे हैं। अब उसी टाइम पे वहाँ पे स्पेस ब्रेक होता है और उसके अंदर से गोचेंग बाहर निकलता है। सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि गोचेंग ने नाइट डीमन को हरा ही दिया होगा, लेकिन कैसे? वो तो सुप्रीम रियलम पे था। गोचेंग वहाँ पे आता है और नटंकी करते हुए बताता है कि नाइट डीमन काफी ज्यादा शक्तिशाली था और वो उसके सामने और वो उसके खिलाफ स्वॉर्ड लेके बिल्कुल ऐसे खड़ा था जैसे टाइगर पंखों के साथ हो। गोचेंग ने उसके साथ कई सारे राउंड फाइट की, लेकिन वो अचानक से भाग निकला। गोचेंग को इस तरफ की चिंता हो रही थी तो वो यहाँ पे भागते हुए चला आया और उसे जाने दिया। याओ गोचेंग को शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए, तो गोचेंग आगे से कहता है कोई बात नहीं है भाई, हम दोनों तो दोस्त हैं ना। वहीं पे याओ मन के अंदर सोचती है साले की ना तो सांस फूल रही है और ना ही इसके ऊपर बाटल का कोई भी निशान है, एक खरोच तक नहीं है इसके ऊपर। आखिर किस तरीके की बाटल तुमने की है? अगर सच में नाइट डीमन वहाँ से भाग निकला है तो फिर गोचेंग यहाँ पे आके इतनी बड़ी बड़ी हाँकता नहीं, आखिर इसने नाइट डीमन को मारा कैसे? हालांकि गोचेंग फैमिली का बैकग्राउंड हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इसके बावजूद है तो ये साला सिर्फ कौशिश सुप्रीम रियलम पे ही ना, नाइट डीमन से इसकी कल्टीवेशन तो कम ही है। वहीं पे सभी लोग गोचेंग के लिए चेयर करने लगते हैं तो गोचेंग हमें बताता है नाइट डीमन और जुन बुफान वो सभी प्यादे हैं, वो तो 6 डीमन ओवरलॉर्ड्स के राज को जानने के लिए इच्छुक है जो अचानक से गायब हो चुका था। हालांकि नाइट डीमन ने मरने से पहले गोचेंग को बताया था कि वो अपर रियलम में जाने की प्लानिंग कर रहा था। वहीं पे जुन बुफान जाते हुए मन के अंदर सोचता है कि उसके अंकल मारे जा चुके हैं और सोलार हेवनली सॉर्ड भी उन्हीं के हाथों में थी, इसलिए अब वो यहाँ पे छुप के सिर्फ अगली प्लानिंग के बारे में ही सोच सकता है और अपॉर्चुनिटी मिलने पे ही हमला करेगा। अब इसके बाद गोचेंग याओ से पूछता है कि उसके पास कोई भी लीड है कि किसने उसे धोखा दिया है, किसने गद्दारी की है। जिसपे याओ किंगजो की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे किसी ऐसे ने धोखा दिया है जिसके मैं काफी ज्यादा क्लोज थी, मेरी बेवकूफी और घमंड की वजह से मैं मार खा गई। जिसपे किंगजो वहाँ पे घुटने पे आ जाती है और याओ से कहती है कि उसे ने धोखा दिया है, उसे मार दिया जाए। और वो आगे से आंसू बहाते हुए
कहती है कि उसे खाने में जहर नहीं मिलाना चाहिए था। हालांकि याओ उसे कहती है कि 700 साल पहले तुम बस एक बांस का टुकड़ा थी और तुम्हें ऑक्सीडीमन खाने वाला था। मैंने तुम्हें बचाया और यहाँ पे इंपीरियल पैलेस लेके आया। मैंने तुम्हें कभी भी गंदी तरीके से ट्रीट नहीं किया। क्या मरने से पहले तुम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहोगी? लेकिन किंगजू आगे से कुछ भी नहीं कहती है, बस मारने को ही कहती रहती है, जिससे याओ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे एक मौका देना चाहती थी जिंदा छोड़ने का। वहीं पे उसकी दूसरी सर्वेंट उसे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अभी भी किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। तो फिर याओ को यहाँ पे मजबूरन कहना ये पड़ता है कि इसे टॉर्चर रूम के अंदर लेके जाओ और कस के टॉर्चर करो। वहीं पे गुचेंग याओ से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि एक महारानी होने के नाते वो यहाँ पे हल्की या फिर सॉफ्ट नहीं पड़ सकती है, उसे कदम यहाँ पे सख्त तरीके से उठाने ही पड़ेंगे। वहीं पे गुचेंग आगे बढ़ता है जो कि मसाला डालते हुए कहता है कि ये तो छोटी बच्ची है, इसको टॉर्चर करना काफी ज्यादा बुरी बात रहेगी, क्यों ना हम लोग इसकी सोल को ही सर्च कर ले। अब इसे किंगजू पसीने में भीग गए क्योंकि सोल सर्च से किसी भी चीज के बारे में पता लग सकता है। बेसिकली टेप रिकॉर्डर की तरह होता है, जिसे चाहे वैसे खोल के देख लो। बाकी सभी डिसाइपल भी आगे से यही कहते हैं कि अगर ये बात नहीं करना चाहती है तो फिर हमें इसकी सोल सर्च करनी चाहिए। वहीं पे जुन बुफान का आगे से मुंह बन जाता है कि गुचेंग ने दोबारा उसकी सभी प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया। तो फिर किंगजू वहाँ पे बात करने लगती है और बताती है कि नाइट डेमन ने उसे ढूंढा था और उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए उससे पूछा था। आगे शायद ये जुन बुफान के बारे में बताने वाली थी या नहीं, लेकिन उससे पहले जो बुफान अपने पॉइजन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ये हवा बन के हवा में ही गायब होने लगती है। गुचेंग आगे से कहता है कि ऐसा लगता है कि असली कल्प्रिट यहाँ से चला गया है। इसकी भी बात बिल्कुल उसी तरीके से हो रही थी जैसे कि बाकी पकड़े गए कल्प्रिट्स के साथ हुई थी, यानी कि इसी तरीके से धूल मल के गायब हो जाना। वहीं पे इसका भी अब बुरी तरीके से कट चुका था, जुन बुफान ने इसका काट दिया। वहीं पे या उसे कहती है बेवकूफ। गुचेंग उसे कहता है कि चलो किंगजू तो मर चुकी है, लेकिन हम अभी लोग भी कुछ चीजों को पीछा करके असली कल्प्रिट को पकड़ सकते हैं। वहीं पे जुन बुफान आखिर में कहता है कि किंगजू मैं तुम्हारी मौत को ऐसे ही जाया जाने नहीं दूंगा। अब इसके बाद हम लोग रात के टाइम पे या और गुचेंग को देखते हैं, जहाँ पे वो पीछे लेके बात ले रही थी और गुचेंग से कहती है कि अगर मैंने तुम्हें पीछे रिजेक्ट कर दिया होता तो आज साला मैं यहाँ पे ना होती। आपका मतलब क्या है इससे मीम साहब? इस पे या आगे से कहती है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए हाँ ना कहा होता तो आज डीमन वर्ल्ड मेरी मैयत की तैयारियां कर रहा होता। गुचेंग आगे से कहता है कि आप बेफालतू में चिंता कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि हम दोनों की किस्मत भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। या उसे कहती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में यहाँ पे कुछ छुपे हुए मकसद लेके आए हुए हो। जितना मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ उतना ज्यादा मुझे कमाल का फील होता है। अगर तुम डीमन वर्ल्ड से होते तो फिर मुझे पक्का यकीन था कि तुम्हें जुन बुफान के रिकार्नेटेड वर्जन होते और तुम जानबूझ के मुझे यहाँ पे ट्रैप में फंसा रहे हो। मुझे आगे से हंसते हुए कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, आपको थोड़ा कम सोचना चाहिए। और मन के अंदर सोचता है कि ये बात सही है कि मैं तुम्हें यहाँ पे फंसाने के लिए ही आया हूँ। या आगे से कहती है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो। मतलब कि गुचेंग को जो चाहिए वो लेके ही रहेगा, फिर वो चाहे प्यार से ले या फिर छीन के। या उसे ये भी कहती है कि मुझे तुम्हारे अंदर से कोई भी इमोशन फील नहीं होता है कि तुम्हारे जैसे इंसान के ऊपर पूरे दिल से भरोसा किया जा सकता है। गुचेंग उसकी कमर को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा के उससे कहता है कैसी बातें करती हो, पूरा भरोसा किया जा सकता है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान मैं ही तो हूँ। गुचेंग उसकी कमर को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा के उससे कहता है कैसी बातें करती हो, पूरा भरोसा किया जा सकता है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान मैं ही तो हूँ। या उसे कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं हो रही है। गुचेंग आगे से कहता है कि ये जल्दबाजी नहीं है, मैं बस थोड़ा सा उत्साहित हो चुका हूँ, जिससे याओ आगे से शर्माने लगती है। लेकिन वो दोनों आगे बढ़ पाते कि इससे पहले ही वहाँ पे याओ का सर्वेंट आता है और उसे बताता है कि व्हाइट एंड ब्लैक एकेडमी के अंदर जो भी लोग किंगजू के साथ जुड़े हुए थे उन सभी लोगों को बुला लिया गया है। इसीलिए इन दोनों की प्लानिंग यहीं पे रुक जाती है, जिसके बाद गुचेंग अपनी कुटिया में वापस चला आता है जहाँ पे लूसेन थी और वो गुचेंग को चिढ़ाते हुए कहती है कि डीमन वर्ल्ड का हीरो वापस आ गया है। क्या महारानी आज तुम्हें कंपनी नहीं देने वाली थी पूरी रात? ऐसा लगता है कि तुम उदास हो गए हो। गुचेंग उसके पास जाता है और उसे कहता है कि एक मेड के तौर पे जब भी तुम अपने मास्टर को देखो तो उसके लिए चाय बनाना चाहिए। इसके बाद वो कुर्सी के ऊपर लात मार के उसे नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि जल्दी से चाय बना के लेके आओ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे याओ उन लोगों को नाम लेती है जो कि सबके दायरे के अंदर है। सबसे पहले तो जुन बुफान आता है, इसके बाद यूवी आती है, फिर लाओटियान, ये गैंग और हान ली। याओ आगे से कहती है कि इन लोगों को छोड़ के किसी के ऊपर भी ज्यादा शक नहीं किया जा सकता है। पता नहीं इसके अंदर और भी कितने ज्यादा लोग फंसे हुए होंगे। वहीं पे याओ को ये भी याद आता है कि माउंटेन के ऊपर गुचेंग ने जानबूझ के जुन बुफान को उसके असली नाम से बुला लिया था। इसलिए यूवी को ये भी शक हो रहा था कि कहीं इसने जानबूझ के किया था या फिर ये कुछ अपने मकसद के लिए कर रहा था। इसके बाद वहाँ पे याओ अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देती है, ये हमें नहीं बताया जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होके जुन बुफान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे इसके गार्ड्स इसे बताते हैं कि याओ अब हम लोगों को ढूंढने के लिए पूरा डीमन वर्ल्ड ऊपर से नीचे करे दे रही है। ऑपरेशन तो फेल रहा और इससे हमें काफी ज्यादा दिक्कत भी हुई, आगे से हमें सावधान रहना पड़ेगा। जिसपे जुन बुफान आगे से कहता है कि हम लोगों ने इतनी सारी मेहनत की लेकिन वो सब कुछ बर्बाद चला गया। याओ ने इतने सालों
सालों तक काफी ज्यादा मेहनत की है और उसने कई सारे लोगों का दिल जीत लिया है। कई सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन मैं वहाँ पे एनिमीज के साथ फाइट कर रहा था उनके लिए, तो फिर मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं होगा। लेकिन अंकल ये के बारे में अभी भी कोई न्यूज नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पे हैं। शायद से उन्हें काफी ज्यादा गहरी चोटें लगी हैं, तो वो शायद से हील कर रहे होंगे। जिसके बाद जुन बुफान बाइकुन के बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरे फादर ने कहा था कि उनका एक पुराना दोस्त है जो कि मुझे कुछ जरूरी चीज देगा, पता नहीं वो पर्सन यहाँ पे कब आएगा। मेरी उम्मीदें उसी के ऊपर टिकी हुई हैं, शायद से वो टेबल का तख्ता बदल दे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अभी तक जितने भी चैप्टर अवेलेबल थे मैंने उन सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। सॉरी दोस्तों, मैं 22 दिनों तक गायब था, पर अभी हम दोबारा रेगुलर होने की कोशिश करेंगे एग्जाम के साथ में। जैसे ही इसके और ज्यादा चैप्टर हो जाएंगे तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा।